हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म, जो हमारा चैप्टर चल रहा था बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में। ठीक है, उसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का हमारा मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें अब ये हमारा लास्ट, इस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का भी लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का भी, चैप्टर नंबर 8 का भी लास्ट टॉपिक। ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, यानी कि अगर अमीनो एसिड्स का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। तो कई सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। 4 हमारे सिलेबस में है। कौन कौन सी हैं? इसमें हमें अमोनिया मेटाबॉलिज्म, यानी कि अमोनिया का जो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है उसके बारे में पढ़ना है। देन फिनाइलकीटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया और जॉन्डिस। ठीक है, तो ये 4 हमारे सिलेबस में है। तो आओ इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। तो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें हम स्टार्टिंग में फिनाइलकीटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया, जॉन्डिस पढ़ेंगे। अमोनिया को लास्ट में देखेंगे। स्टार्ट करें? ओके, फ्रेश हो, वन मिनट लेके बैठ गए हो? ठीक है। ओके, डिसऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो कह रहा है डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स। जब अमीनो एसिड, हम सबको पता है प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। प्रोटीन, अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो सबको पता होगा प्रोटीन टूट करके अमीनो एसिड में बदल जाता है और अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो कह रहा है एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स आर टिपिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं जहां पर वेयर द बॉडी कैनॉट प्रॉपरली ब्रेक डाउन, जहां पर बॉडी प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है, सही से उनको तोड़ नहीं पाती है या यूटिलाइज नहीं कर पाती है जैसे यूटिलाइज करना चाहिए कुछ अमीनो एसिड्स को, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। दीज डिसऑर्डर आर ऑफन इनहेरिटेड। ये जो अमीनो एसिड्स की डिसऑर्डर्स हैं, ये जनरली इनहेरिटेड मतलब जेनेटिक होती हैं। ठीक है, एंड रिजल्ट फ्रॉम एंजाइम डेफिशिएंसीज। अभी हम देखेंगे जनरली क्या होता है, अमीनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है या कोई भी मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें एंजाइम का रोल होता है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, रिसर्च करके पाया कि एंजाइम्स की कमी होने की वजह से कुछ मेटाबॉलिज्म, कुछ अमीनो एसिड्स का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। यहां पे एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स को याद करना पड़ेगा कि किसके डिजीज में कौन सा एंजाइम हमारा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, that interfere with normal amino acid metabolism, some commonly inborn errors। अब यहां पर हम लोग कुछ कॉमन देख रहे हैं जो होते हैं, कॉमन है बट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट पता होना चाहिए फॉर नॉलेज। तो कुछ 7-8 हम स्टार्टिंग में देख लें। जैसे कि पहला है प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया। ठीक है ना, इट इज अ रेयर कंडीशन। ये एक रेयर कंडीशन है, बहुत कम होती है लोगों में। कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट किडनी एंड ब्लैडर स्टोन, बार बार किडनी स्टोन हो जाना या फिर ब्लैडर स्टोन हो जाना। ठीक है, क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन द विटामिन B6 डिपेंडेंट हेपाटिक। जो विटामिन B6 के ऊपर डिपेंडेंट एक हेपाटिक पर ऑक्सीजोमल एंजाइम, पर एंजाइम का नाम है और एक्चुअल जो इसका नाम है एलानिन ग्लाइऑक्सिलेट अमीनो ट्रांसफरेज। ये एंजाइम की इसमें डिफेक्ट आ जाता है। ये जो एंजाइम है ये विटामिन B6 पे डिपेंड होता है अपने काम करने के लिए, और इसी में क्या आता है, डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम कैटालाइज करता है, तोड़ता है द ट्रांसएमिनेशन ऑफ L-alanine एंड ग्लाइऑक्सिलेट टू पायरुवेट एंड ग्लाइसिन। एलानाइन और ग्लाइऑक्सिलेट को तोड़ करके पायरुवेट और ग्लाइसिन में कन्वर्ट करता है, और ये कन्वर्जन नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑक्सिलेट है ना, क्रिस्टल्स बनना आगे स्टार्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं, एक और बीमारी है मैपल सिरप यूरिन डिजीज, MSUD भी बोलते हैं इसको हम लोग। ये भी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, बताया था मैंने पहले ही। ज्यादातर जो बीमारियां हैं कैसी जेनेटिक है, कैरेक्टराइज बाय डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम। ये भी, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंजाइम की डेफिशिएंसी से ही होता है। ठीक है, यहां पर एंजाइम का कॉम्प्लेक्स, यानी कि कई सारे एंजाइम का ग्रुप होता है, जैसे कि ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज, एस लग गया तो एंजाइम हो गया ये। तो यहां पर आपको ये सारे अभी देखो याद करने की जरूरत नहीं है, फिर कह रहा हूं, जस्ट फॉर समझना है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें बड़ी कॉमन है, कभी ना कभी सुन लोगे। ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन 3 ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ये जो एंजाइम होता है 3 अमीनो एसिड जो कि ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड होती हैं
उनको तोड़ने के लिए ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलाइन को। अब ये टूट नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये वाली बीमारी हो जाती है। देन सिस्टीन्यूरिया, ये भी रेयर कंडीशन है, इन विच स्टोन्स मेड फ्रॉम अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से स्टोन बन जाता है, कॉल्ड सिस्टीन, फॉर्म इन द किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। ठीक है, जिसको हम सिस्टीन कहते हैं, स्टोन बन जाता है। कहां का बनता है? किडनी में, यूरेटर में और ब्लैडर में बन जाता है। ठीक है, सिस्टीन इज फॉर्म्ड व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन अमीनो एसिड कॉल्ड सिस्टीन आर बाउंड टुगेदर। ठीक है, ये देखो सिस्टाइन है, ये सिस्टीन है, थोड़ा स्पेलिंग में अंतर है। ठीक है, जब इसके दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तब हमारे पास सिस्टीन बन जाता है। क्लियर? देन होमोसिस्टीन्यूरिया, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द अमीनो एसिड मीथियोनाइन। तो यहां पर आपको करना क्या है, वैसे तो बहुत मुश्किल चांस है कि यहां से क्वेश्चन आ जाए, बट आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो सिस्टीन्यूरिया है या होमोसिस्टीन्यूरिया है, इसमें कौन सा अमीनो एसिड की गड़बड़ी हो रही है? इसमें मीथियोनाइन की गड़बड़ी हो रही है, या मीथियोनाइन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है। ठीक है ना, सिस्टीन्यूरिया में सिस्टीन, ठीक है, इसका जो है मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है। ओके, देन टायरोसिनेमिया, इसमें टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड है, उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो यहां पर डिजीज के साथ आप क्या लिंकअप करेंगे? अमीनो एसिड। ठीक है, भले एक बार को यहां पर एंजाइम याद ना रखें। ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉब्लम्स ब्रेकिंग डाउन द अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड को टूटने में दिक्कत आती है? टायरोसिन। एल्बिनिज्म बहुत कॉमन है, फेमस है एल्बिनिज्म। आपने देखा कुछ लोग एकदम से गोरे से होते हैं, आंखें भूरी सी, धूप में चल नहीं पाते हैं। गोरे नहीं होते, एक्चुअली उनकी बॉडी में ब्लैक कलर होता ही नहीं है, ना बालों में ना स्किन पर। ठीक है, वो एल्बिनिज्म कहलाता है। क्यों हो जाती है एल्बिनिज्म? देखो जरा, इट इज रेयर जेनेटिक कंडीशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन। यहां म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि जीन्स में बदलाव हो जाते हैं कुछ जीन्स के, दैट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ मेलानिन। उम्मीद है मेलानिन से आप लोग वाकिफ होंगे। मेलानिन जो केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में डार्क कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, धूप में जाते हैं तो बॉडी हमारी क्या होती है? काली हो जाती है, उतनी पड़ जाती है ना, निशान पड़ जाता है टी शर्ट का, तो मेलानिन बनता है। मेलानिन का काम क्या होता है? जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे हमको बचाता है। ठीक है, तो एल्बिनिज्म में क्या होता है कि जो हमारा मेलानिन होता है, ठीक है, उसका जो अमाउंट होता है, कितना बनना चाहिए, वो अफेक्ट हो जाता है, जो बॉडी प्रोड्यूस करती है। कैसे? मेलानिन कंट्रोल द पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन मतलब कलर ऑफ योर स्किन, आईज एंड हेयर। जो बॉडी में कहीं भी ब्लैक कलर आ रहा है वो बिकॉज ऑफ दिस मेलानिन की वजह से आ रहा है। मेलानिन इज कॉम्प्लेक्स पॉलीमर दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द अमीनो एसिड टायरोसिन। ये टायरोसिन से बनता है। ठीक है, तो यहीं पर ही गड़बड़ हो जाती है टायरोसिन में, तो फिर हमारे पास कंडीशन क्या क्रिएट होती है? एल्बिनिज्म क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो मेलानिन कौन सा अमीनो एसिड जिम्मेदार है? टायरोसिन के लिए। पॉलीमर होता है ये, यानी कि कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनेगा ये। आगे आते हैं, देन हिस्टिडिनेमिया, ये भी क्या है? हेरिडिटरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यहां पे कौन सा क्या कहते हैं एंजाइम है? हिस्टिडेज। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम हिस्टिडेज। हिस्टिडेज नाम के एंजाइम की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और क्यों हो जाती है? जो कि जरूरी होता है, यार जो एंजाइम है हिस्टिडेज, नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द अमीनो एसिड हिस्टिडीन। तो हिस्टिडिनेमिया में हिस्टिडीन नाम का जो अमीनो एसिड है उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता है, और उसका मेटाबॉलिज्म करने में कौन हेल्प करता है? ये वाला एंजाइम हेल्प करता है, हिस्टिडेज, जिसकी वजह से वो एंजाइम ही जब नहीं बन पाया है प्रॉपर, तो फिर हिस्टिडीन का मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। फिर एक कंडीशन है हार्ट नर्व डिजीज, डेफिशिएंसी ऑफ अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। हार्ट नर्व डिजीज किसकी वजह से हो रही है? डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड की कमी हो जाती है। क्यों कमी हो जाती है? इज बिलीव टू अकाउंट फॉर द सिम्टम्स एसोसिएटेड विद हार्ट नर्व डिजीज। ठीक है ना, तो कहा बोल रहा है कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स की कमी की वजह से हार्ट नर्व डिजीज हो जाती है, ऐसा बिलीव माना जाता है। हो सकता है अभी एग्जैक्ट चीजें ना हो, तभी यहां लिखा हुआ है बिलीव्ड। बिलीव का मतलब ऐसा माना जाता है, यानी कि एग्जैक्ट कंडीशन अभी तक क्लियर नहीं है। ओके, फिलहाल इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ट्रिप्टोफैन जिम्मेदार है। ट्रिप्टोफैन इज इसेंशियल फॉर द क्रिएशन ऑफ निकोटिनामाइड। ध्यान से देखना, ट्रिप्टोफैन क्या करता है? निकोटिनामाइड बनाता है, विच इज ऑल्सो सप्लीमेंटेड थ्रू न्यूट्रिशन एज विटामिन। ठीक है, तो जो हार्ट नर्व डिजीज है वो ट्रिप्टोफैन की कमी की वजह से हो जाती है। और ट्रिप्टोफैन क्या काम करता है? ट्रिप्टोफैन हमारे बॉडी में सिंथेसाइज करता है निकोटिनामाइड, ठीक है,
जो कि हम न्यूट्रिशन से भी लेते हैं, यानी कि विटामिन B3 को कहते हैं। तो इसके लिए इसकी भी कमी हो जाती है और हार्ट नर्व डिजीज हमारी क्रिएट हो जाती है। खैर, ये कुछ बीमारियां ऐसी थी जो कि होती किसकी वजह से है, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट खास हैं। नॉर्मली चर्चा में जब कभी होगा या कभी होगा तो आप सुन लोगे बीमारियां। हमारे पास जो मेन है वो भी आगे आने वाली हैं। फिलहाल यहां पर अगर हम एक क्लासिफिकेशन कर दें डिसऑर्डर का, तो अगर आप लोगों को प्रोटीन जो मैंने पढ़ाया था वो याद होगा, उसमें अमीनो एसिड्स मैंने दिखाए थे। उसमें कुछ एसिडिक अमीनो एसिड थे, कुछ बेसिक थे, कुछ एरोमेटिक थे, कुछ सल्फर कंटेनिंग थे। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो यहां वीडियो पॉज करके नोट्स में चेक करिएगा, वहां पे अमीनो एसिड्स की कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। तो कौन सा अमीनो एसिड है, क्या एरोमेटिक अमीनो एसिड के द्वारा हो रहा है, या सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के द्वारा हो रहा है, या ब्रांच चेन अमीनो एसिड के द्वारा हो रहा है, इस प्रकार से हम अपनी डिजीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड ये आपको याद रखना है, इसमें कौन कौन है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म। बेशक हमारे सिलेबस में नहीं है बट काफी कॉमन है, ठीक है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया और एल्केप्टोन्यूरिया ये एरोमेटिक अमीनो एसिड की वजह से होता है, और ये अभी हम इसका जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पे स्ट्रक्चर भी आएगा तो देखेंगे वहां पर। सल्फर कंटेनिंग सिस्टिनोसिस और होमोसिस्टिन्यूरिया और ब्रांच चेन अमीनो एसिड की वजह से होने वाली डिजीज कौन सी है, मैपल सिरप यूरिन डिजीज, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रो था हमारा अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को लेकर के, ठीक है। अब अगर हम एग्जैक्ट अपनी जो डिजीज मेंशन हमारे सिलेबस में उसके ऊपर आ जाएं तो हमारे पास सबसे पहले डिजीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन, बहुत ही कॉमन है। ऊपर जो हम देख रहे थे वहां पे लिखा था रेयर, यानी कि बहुत कम होती है। तो जो बहुत कॉमन होती है वो सिलेबस में हमारे और उसको पढ़ने के लिए कहा गया है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में क्या क्या जानना है आपको, आओ देखें। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीकेयू भी कहते हैं। काफी कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है अमीनो एसिड का। कैसे हम कह सकते हैं कॉमन, हर 10,000 जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें एक बच्चे को पीकेयू होता है, ऐसा अभी तक देखा गया है, ठीक है। तो काफी कॉमन हो गया, 10,000 बच्चों में एक बच्चे को हो रहा है, ठीक है। और ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हेपेटिक एंजाइम। हेपेटिक मतलब लिवर में पाए जाने वाला एक एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। ये बेटा एमसीक्यू में आने वाला सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का जो एंजाइम होता है वो जो कि हेपेटिक एंजाइम होता है उसकी कमी की वजह से, ठीक है ना। और ये जो एंजाइम होता है हम सबको, अगर आप लोगों को पता हो एंजाइम्स किससे बनते हैं, देखो यहां पर एक वर्ड आएगा मैं बताता हूं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन तो होते हैं। प्रोटीन कैसे बनता है हम सबको पता है, डीएनए के ऊपर क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए फिर उसकी हेल्प से, राइबोसोम की हेल्प से क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो अल्टीमेटली ये आरएनए बना रहा है। ये आरएनए कहां से आया, डीएनए से। तो यहां पर तो डीएनए में, यानी कि डीएनए में क्या होते हैं, हमारे पास जीन्स होते हैं। सबको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा, जिनके जहां पर इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कॉज्ड बाय ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स। अगर आपको जीन्स का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है तो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, यानी कि ये ऑटोसोमल मतलब नॉर्मल जो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के उन क्रोमोसोम पे ये जीन्स पाए जाते हैं, और रिसेसिव हैं, डोमिनेंट नहीं है। यानी कि दो जीन्स, एक मदर से एक फादर से जब एक साथ आ जाएगा, मिल जाएंगे दोनों जीन्स, तभी ये प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन थोड़ा सा जीन्स वाले कॉन्सेप्ट से आएगा। ये ऑटोसोमल रिसेसिव जीन का कॉन्सेप्ट जब हम वो करेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है जहां हम बेसिक पढ़ेंगे, वहां पे ये सारे टर्म्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। खैर, जिन लोगों को पुराना क्लियर है, क्लास 12 में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल हुआ है ऑटोसोमल रिसेसिव जीन का, तो जिन बच्चों को क्लियर है अच्छी बात है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था कौन सा एंजाइम, ठीक है, परेशान नहीं होना। द नेट आउटकम इन पीकेयू इज दैट फिनाइल एलानिन इज नॉट कन्वर्टेड टू टायरोसिन। होता क्या है, ये जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है ये फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में, और ये काम हो नहीं पाता है, ये काम हो नहीं पाता है। आओ देखें, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं ये रिंग कैसी है, ये एरोमेटिक रिंग है ना, ये रिंग एरोमेटिक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड कहते हैं। ये मेरे पास फिनाइल एलानिन है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये प्रॉपर कन्वर्जन है, इसका कन्वर्ट होता है किसमें, टायरोसिन में, और ये कन्वर्जन नहीं हो पाता है। मैं एक सलाह दूंगा बच्चों को, बेटा बायोकेमिस्ट्री जो होती है
ठीक है। बच्चे लोग पूछते हैं सर क्या स्ट्रक्चर बनाने हैं। देखो बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब ही होता है स्ट्रक्चर। अगर बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है, मैं फिर कह रहा हूं ध्यान से, बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि स्ट्रक्चर के पीछे ही पड़ जाओ और फिर पढ़ाई लिखाई चौपट कर दो, ऐसा नहीं करना। नहीं स्ट्रक्चर टफ लग रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा ज्यादा, तो जस्ट नाम याद रखो। लेकिन जिन बच्चों के पास, जिनकी पढ़ाई अच्छी है, बेटर है, जिनको नॉलेज है, वो बच्चे जरूर स्ट्रक्चर बना करके आए, ठीक है ना। बात बाकी जो बच्चे नहीं बना सकते हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन नाम जरूर लिख के आए, किससे क्या कन्वर्ट होता है और कौन सा एंजाइम। ये एंजाइम यहाँ रेड लगा हुआ है, रेड का मतलब ये एंजाइम यहां पर नहीं है, तो ये रिएक्शन हमारी ब्लॉक हो जाती है। आगे आते हैं, चलिए तो प्रॉपर देखें, अगर यहां पर इसका बायोकेमिस्ट्री आती है कि बायोकेमिकली हो क्या रहा है, तो हम देखेंगे जो फिनाइल है उसको कन्वर्ट हो जाना चाहिए था टायरोसिन में, बट यहां पर रेड यानी कि ब्लॉक हो गया ये, क्योंकि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेट ये जो एंजाइम है ये हमारा एंजाइम बन ही नहीं रहा है, जीन्स का डिफेक्ट आ गया है। तो फिनाइल एलानिन एक दूसरा रास्ता अपनाता है कन्वर्ट होने का, ट्रांस एमिनेस एंजाइम की मौजूदगी में फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। फिनाइल पायरुवेट फिनाइल एसीटेट और फिनाइल एक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और फिनाइल एसीटेट फर्दर फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर 1 2 3 4 ये 4 केमिकल बॉडी के अंदर बढ़ना स्टार्ट होते हैं और ये हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये आप फ्लो चार्ट पक्का याद रखेंगे कि अगर ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा तो ये जा कहां रहा है ये, ठीक है। फिर यही सब चीजें जो बन रहे हैं प्रोडक्ट ये हमारे यूरिन वगैरह से निकलना स्टार्ट होते हैं और फिर वहां से हम लोग टेस्ट करके पकड़ लेते हैं कि हाँ ये हो गया है, ठीक है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया प्राइमरीली मुख्य रूप से कॉजेज द एक्युमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन इन टिश्यू, मतलब मुख्य रूप से यही हमारे टिश्यूज में इकट्ठा होने लगता है, लेकिन इसका कुछ पार्ट इस पार्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ज्यादातर यही इसी रूप में इकट्ठा होता है, ठीक है। हमारे टिश्यूज में इकट्ठा होता है, ब्लड में, और ब्लड में इकट्ठा होता है, एंड रिजल्ट्स इन इट्स इंक्रीज एक्सक्रीशन इन यूरिन, जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप, रिजल्ट्स है ना, एंड रिजल्ट्स यानी कि परिणाम स्वरूप ये हमारे यूरिन में बहुत ज्यादा मात्रा में निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस इन द रूटीन मेटाबॉलिज्म। अब क्योंकि ये रूटीन मेटाबॉलिज्म जो था इसको इसमें जाना था, लेकिन वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। फिनाइल एलानिन इज डाइवर्टेड टू अल्टरनेट पाथवे, ये दूसरे रास्ते की तरफ कन्वर्ट हो गया, ये दूसरा रास्ता, ठीक है, रिजल्टिंग, जिसकी वजह से परिणाम स्वरूप एक्सेसिवली प्रोडक्शन ऑफ, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है फिनाइल पायरुवेट का, ये बना हमारा फिनाइल पायरुवेट का, फिनाइल एसीटेट का, फिनाइल एसीटेट का, फिनाइल एक्टेट का, फिनाइल एक्टेट का, और फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामाइन का, इसका। तो दूसरा रास्ता अपना आता है तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ऑल दीज मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन हाई कंसेंट्रेशन। फिनाइल कीटोन्यूरिया में ये सारे के सारे चारों यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, ठीक है। फिनाइल एसीटेट गिव द यूरिन अ माउसी ऑर्डर, ये आप एक पॉइंट याद रखेंगे। फिनाइल कीटोन्यूरिया वालों की जो यूरिन होती है ना, गंदी से माउसी, गंदा चूहा, सड़ा हुआ चूहा होता है ना, वैसी गंदी बदबू आती है, ठीक है। अब जिन लोगों ने सड़ा हुआ चूहे को नहीं सूंघा है तो वो लोग ध्यान रखें, कभी गंदे कूड़े करकट या कहीं से गंदगी से, या कहीं जानवर जब मरता है उसके पास से कभी गुजरे हो तो ऐसा गंदा स्मेल आता है, ठीक है। द नेम फिनाइल कीटोन्यूरिया इज कॉइन्ड ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये जो नेम पड़ा है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये इस फैक्ट की वजह से पड़ा है दैट द मेटाबोलाइट फिनाइल पायरुवेट इज अ कीटो, है ना, फिनाइल कीटो बोला गया ना आगे, ये एक कीटो एसिड होता है। फिनाइल एलानिन तो है ही, साथ में कीटो एसिड भी है, एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन हाई अमाउंट। ये जो फिनाइल पायरुवेट है ये भी काफी बड़ी मात्रा में यूरिन से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से कीटो वर्ड भी यहां पे जोड़ दिया गया है, ताकि नाम में क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीजें, और यूरिया मतलब यूरिन से निकल रहा है, क्या क्या चीजें यूरिन से बाहर आ रही हैं ज्यादा मात्रा में, तो इसके हिसाब से इसका नाम पड़ जाता है। क्लियर है। कॉजेस, क्या कारण है, हमने देख लिया, एंजाइम की कमी होती है। PKU is caused by mutation in the PAH फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, जीन, वह जीन जो ये वाला एंजाइम बनाता है, उसमें क्या आ गया, म्यूटेशन हो गया, चेंजेस आ गए, ठीक है, विच
प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो ये जो जीन है हमारा PAH जीन, ये इंस्ट्रक्शन देता है, कोडिंग करवाता है, जिससे आगे जाकर जो प्रोटीन बनेगी वो इस जीन इस वाले एंजाइम में कन्वर्ट हो जाती। बट इस वाले जीन्स में ही कमी आ गई है, तो जिसकी वजह से हमारा ये वाला जो एंजाइम है ये नहीं बन पा रहा है। These mutations are inherited in an autosomal recessive manner। ये मैंने बताया, ऑटोजोमल रिसेसिव जीन्स होते हैं। मीनिंग ऑटोजोमल रिसेसिव का मतलब हो गया अ चाइल्ड मस्ट इनहेरिट 2 डिफेक्टिव कॉपीज ऑफ द PH जीन। 2 कॉपीज होनी चाहिए। जीन्स हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे टॉल टॉल और स्मॉल टी स्मॉल टी। जो स्मॉल टी पढ़ा होगा, मटर वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ये हमारा रिसेसिव होता है। तो ऐसे 2 जीन्स रिसेसिव आते हैं तभी ये बीमारी होती है। ठीक है, क्लियर है? कॉज आ गया हमारे समझ में। अब क्लिनिकल अब्लिक या फिर बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन अगर ये हो जाता है तो बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहला इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग खराब होगा। ठीक है, दिमाग खराब होने का मतलब है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिफेक्ट आना स्टार्ट होगा, क्योंकि जब ये बॉडी में यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट होता है तो हमारी सोचने समझने की क्षमता पे असर डालता है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, फेलियर टू वॉक, यानी कि हमारे ब्रेन के उस हिस्से में डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है जहां से सिग्नल होता है कि हम जब चलते हैं, ठीक है, या बात करते हैं या ग्रो करते हैं। बचपन में हो गया तो ग्रोथ नहीं होगी। सीजर्स, दौरे वौरे पड़ेंगे। ट्रिमर्स, हाथ पैर कांपना। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमको PKU में देखने को मिलते हैं। चलने में दिक्कत, बात करने में दिक्कत, ग्रोथ नहीं होगी, दौरे पड़ेंगे, हाथ पैर कांपेंगे। अगर हम इसे अनट्रीट करते हैं, इलाज ना कराएं, बचपन में हो गया इलाज ना कराएं, तो पेशेंट होता है उसका IQ लेवल बिलो 50, मतलब मंद बुद्धि हो जाता है वो। सीधी सी बात ये है, चालाकी नहीं होगी, समझदारी नहीं, मतलब दिमाग नहीं होगा उसके पास। 100 बात की एक बात। इफेक्ट ऑन पिगमेंटेशन। ठीक है, मेलानिन इज द पिगमेंट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन बाय टायरोसिनेज। अभी हमने देखा ऊपर जो मेलानिन था हमारा, वो टायरोसिन से बनता है, टायरोसिनेज नाम के एंजाइम से। तो यहां पर क्या असर डाल रहा है? एक्युमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन। अगर फिनाइल एलानिन एक्युमुलेट होगा, इकट्ठा होता जाएगा, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट, कंपटीशन करेगा, और कंपटीशन करके टायरोसिनेज एंजाइम को क्या करेगा? रोकेगा काम करने से। फिनाइल एलानिन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, वो इस एंजाइम को युद्ध करके, लड़ करके रोकेगा। उसकी फितरत है इसको खत्म करने की, जिसकी वजह से इंपेयर मतलब गड़बड़ हो जाएगा मेलानिन फॉर्मेशन। ठीक है, मेलानिन, अब जब टायरोसिनेज एंजाइम ही नहीं रहेगा तो टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा और आगे मेलानिन हमारा नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रही है? द रिजल्ट इज हाइपोपिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन कम हो जाएगा। डेट कॉजेज लाइट स्किन कलर, फेयर हेयर और ब्लू आईज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान गोरा हो जाएगा। बट नॉर्मल गोरा होना अच्छी बात है, बीमारी के साथ गोरा होना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये वाला जो हाइपोपिगमेंटेशन होता है ना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बहुत ही अलग तरीके से व्हाइट होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों का एल्बिनिज्म होता है, बिल्कुल अजीब से व्हाइट होते हैं वो। ठीक है, तो ये सारी कहानी है यहाँ पर। ओके, कैसे डायग्नोस करते हैं? तो डायग्नोस करने का सिंपल तरीका है, क्या करेंगे? यूरिन के अंदर उसकी क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। तो जो PKU फिनाइलकीटोन्यूरिया इज मोस्टली डिटेक्टेड, ज्यादातर डिटेक्ट किया जाता है बाय स्क्रीनिंग द न्यूबॉर्न बेबीज फॉर इंक्रीज्ड प्लाज्मा लेवल। जो नए बच्चे होते हैं, मतलब जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, उनका ब्लड निकाल करके उसके ब्लड में, प्लाज्मा में उसका फिनाइल एलानिन का कंसंट्रेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो कि 20 से 65 होना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये ज्यादा हो गया, और डेसीलीटर नॉर्मल होता है 1 से 2 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये बड़ा हुआ है। अगर PKU हो गया होगा तो यहां तक कंडीशन पहुंच गई होगी, नॉर्मल होगा तो ये कंडीशन मिलेगी। ठीक है, ओके, दिस इज यूजुअली कैरिड आउट बाय Guthrie टेस्ट। एक टेस्ट होता है, टेस्ट में क्या होता है? विच इज बैक्टीरियल बैसिलस सबटाइलस बायोसिफ फॉर फिनाइल एलानिन। Guthrie टेस्ट में क्या होता है? बैक्टीरिया बैसिलस सबटाइलिस, बेटा ये भी याद कर लेंगे। इस बैक्टीरिया की ग्रो कराई जाती है। होता क्या है, सिंपल सी कहानी बताऊं मैं। Guthrie टेस्ट थोड़ा सा समझा देता हूं। जो हमारी अगार अगार वाला होता है ना, अगार अगार वाली पेट्री डिश सुना होगा, अगार अगार में बैक्टीरिया ग्रो करवाते हैं। ठीक है, इसमें हमने बैक्टीरिया को ग्रो कराया। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर हमने क्या कराया, जो ब्लड PKU वाला ब्लड सैंपल था उसको लेकर के डाल दिया। ठीक है, और साथ साथ में यहां पर हम लोग एक चीज और डालते हैं, इनहिबिटर केमिकल।
इनहिबिटर केमिकल मतलब ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया की ग्रो होने नहीं देगा। बात समझ में आई? लेकिन जहां पर बैक्टीरिया को ये फिनाइल एलानिन मिल जाएगा वहां बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। तो बैक्टीरिया कितनी ज्यादा मात्रा में ग्रो कर रहा है उसको हम चेक कर लेते हैं, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि कितना ज्यादा मात्रा में फिनाइल एलानिन बॉडी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो खैर वो पूरा प्रोसेस हमको नहीं लिखनी है, केवल GU3 टेस्ट, यहाँ बैक्टीरियल का जिक्र था तो वो समझाया, बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका टेस्ट किया जाता है। नाउ ट्रीटमेंट इंक्लूड, यहां पर क्या है, जेनेटिक डिफेक्ट है, तो जेनेटिक डिफेक्ट में क्या कोई टैबलेट काम करेगी, है ना? खुद ही आंसर आ गया, टैबलेट जीन्स कैसे बदल देगा टैबलेट? तो आंसर है ऑब्वियसली बात है नो। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखो, तो यहां पर हम लोग जो डाइट होती है ना उसको बहुत ज्यादा लो कर देंगे, मतलब मैनेजमेंट करते हैं हम लोग यहां पर कि रोकथाम होती रहे। टैबलेट देके एकदम ठीक तो कर नहीं सकते, या टैबलेट क्या कुछ भी चीज है ना, तो यार रोकथाम करते क्योंकि जीन्स का डिफेक्ट है। फिनाइल एलानिन ऑकर इन सिग्निफिकेंट अमाउंट इन मिल्क, ये किसमें पाया जाता है, किसके प्रोटीन या अमीनो एसिड में पाया जाएगा, मिल्क के, एग के, या फिर कुछ फूड में होता है। वो सारे फूड का कंटेंट हम लोग क्या कर देते हैं, काफी ज्यादा कम कर देते हैं। ठीक है, देन अडल्ट वुमेन, जो वुमेन अडल्ट हैं और प्रेग्नेंट हो गई हैं या होने वाली हैं और उनको PKU है, तो हम लोग उसको स्ट्रिक्ट लो फिनाइल एलानिन डाइट पे रखते हैं। ठीक है, जिससे कि उनका बॉडी का फिनाइल एलानिन बहुत ज्यादा इंक्रीज ना करे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नाउ एल्केप्टोन्यूरिया, यानी कि इसको हम कहते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। ठीक है, एल्केप्टोन्यूरिया आल्सो नोन एज ऑक्रोनोसिस। क्यों कहा जाता है ऑक्रोनोसिस, अभी हम देखेंगे। स्पॉट क्रिस्टल से डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं काले काले, तो नाम दे दिया गया ऑक्रोनोसिस। खैर इसका दूसरा नाम ये पक्का याद रखेंगे, ये भी रेयर इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, रेयर इनहेरिटेड जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक, कैरेक्टराइज्ड बाय बॉडीज इनएबिलिटी। ठीक है, ये जो कैरेक्टराइज किया गया है, सॉरी, ठीक है, कैरेक्टराइज बाय द बॉडीज इनएबिलिटी टू प्रॉपरली ब्रेक डाउन सर्टन अमीनो एसिड। ये जब होगा तो बॉडी की अक्षमता, बॉडी सक्षम नहीं होता है कुछ अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए, खास करके टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन। एल्केप्टोन्यूरिया में कौन से दो अमीनो एसिड, तो नाम याद रखेंगे, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन। बेटा ध्यान रखेंगे, बीमारी कौन सा अमीनो एसिड और कौन सा एंजाइम। ठीक है, नाउ आगे आते हैं। ठीक है, यानी कि बॉडी पूरी तरह से सक्षम नहीं होती है इनको तोड़ने में। एल्केप्टोन्यूरिया इज रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर, रेयर है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, ऑफ मेटाबॉलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका मेन कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय यूरिन विच टर्न्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जिसको एल्केप्टोन्यूरिया होगा वो जब खुले में पेशाब करेगा थोड़ी देर बाद वो यूरिन जो है वो काली हो जाती है, कोक जैसा होता है काला, ऐसी काली पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी काली, आओ देखें, आगे इसका आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, इसके अंदर जो केमिकल निकल के बाहर आता है वो हवा से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसका कलर काला होता है। सिंपल सी बात ये है। ओके, आगे देखेंगे अभी। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज द डेवलपमेंट ऑफ अर्थराइटिस इन अडल्टहुड। जवानी में 20-21 साल का बच्चा और उसे अर्थराइटिस हो गया, जोड़ों में दर्द हो रहा है भयंकर। ठीक है, द प्रिवलेंस ऑफ दिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, प्रिवलेंस कितना फैला है ये, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो अगर हम बात करें जैसे वो 10,000 में एक था तो ये 25,000 बच्चों में एक बच्चे को होता है। ठीक है, इसलिए रेयर कहा गया है। इसके कुछ और भी नाम है, एल्केप्टोन्यूरिया सी लग गया, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी। ठीक है, ये अभी पूरा देखेंगे हम लोग, साइकिल देखेंगे तब समझ में आएगा। ऑन्क्रोनोसिस, ब्लैक यूरिन डिजीज, क्यों पड़ा ब्लैक यूरिन, हमको समझ में आता है। ब्लैक बोन डिजीज, हड्डियां भी काली पड़ती हैं, देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसका इंट्रो हो गया। एंजाइम डिफेक्ट की बात करें, द डिफेक्टिव एंजाइम इन एल्केप्टोन्यूरिया इज होमोजेंटिसेट।
कौन सा एंजाइम है? होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, ठीक है, या इसका पूरा नाम है होमोजेंटिसेट 1,2 डाइऑक्सीजनेस, ठीक है। ये डिफेक्टिव एंजाइम इसके अंदर होता है इन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। जो जब टायरोसिन को मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, वो डिफेक्ट हो जाता है। वो जो जीन्स यहां पे हमारे डिफेक्टिव थे वो ये वाला एंजाइम नहीं बना पाते हैं, विच इज नेसेसरी फॉर डिग्रेडेशन ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड, ठीक है। ये जो एंजाइम है ये होमोजेंटिसिक एसिड या होमोजेंटिस्टेट भी कहते हैं इसको हम लोग, उसको तोड़ने के लिए काम में आता है, बट वो एंजाइम ही नहीं होता है तो ये एसिड बढ़ता चला जाता है, इसीलिए यहां पे ये नाम पड़ा है होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी, ठीक है। होमोजेंटिस्टेट जब टूट नहीं रहा है क्योंकि ये एंजाइम नहीं है तो एक्यूमुलेट इकट्ठा होता जाएगा टिश्यू में, ब्लड में एंड हमारे यूरिन से फिर बाहर निकलेगा। तो यूरिन से क्या चीज बाहर निकलती है? होमोजेंटिसेट, ठीक है। यही वो केमिकल है होमोजेंटिसेट जो कि ऑन स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब यूरिन से बाहर आया अब खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ मतलब स्टैंडिंग मतलब रुका हुआ है, गेट ऑक्सीडाइज टू, और हवा के साथ, हवा में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग किनोन्स में, किनोन में कन्वर्ट हो जाता है, किनोन नाम के केमिकल में, विच पॉलीमराइजेस। अब किनोन जो होते हैं आपस में पॉलीमराइज होते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं जो कि ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है। Why urine is black? This is the answer. For this reason, the urine of alkaptonuric patient resembles coke in color. ठीक है, कोक कलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे केमिकल का नाम तो होमोजेंटिसेट है, फिर ये एल्केप्टोन, एल्केप्टोन नाम क्यों बोला जा रहा है? एल्केप्टोन के क्रिस्टल्स होते हैं, देखेंगे अभी, ठीक है ना, वहां से उसका नाम आया। तो ब्लैक यूरिन क्यों हो रही है? होमोजेंटिसेट की वजह से। क्लियर है? एंजाइम याद हो गया, लिखते जाना बेटा, मतलब लिखते हैं, नोट्स है ही, मिल ही जाएंगे आप लोगों को। ओके, अब ये हमको थोड़ा सा समझना है, देखो कहानी क्या है, ठीक है। यहां पर ओके, कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए उसको हटा दिया। फिनाइल एलानिन दिख रहा है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर दूं, चलिए। फिनाइल एलानिन, ठीक है, अगर उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता है तो वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है, तो वहां पर हमको फिनाइल कीटोन्यूरिया वाली डिजीज हो जाती है। कौन सा एंजाइम है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, पहली डिजीज, ठीक है। दूसरा टायरोसिन ट्रांसएमिनेज, अगर ये एंजाइम प्रॉपर काम नहीं करेगा तो टायरोसिन हमारा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो कहानी कहां आ रही है, वहां तक चलो मान लेते हैं प्रोसेस पूरी होती हुई आ रही है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट भी बन गया हमारा, और ये जो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट है फिर ये कन्वर्ट होता है होमोजेंटिसेट में। मान लो ऊपर की सारे एंजाइम सही थे, होमोजेंटिसेट तक कहानी आ गई, लेकिन आगे जाकर के हमने क्या देखा, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो होमोजेंटिसेट को कन्वर्ट हो जाना चाहिए था किसमें? 4 मेलाइल एसिटो एसिटेट में, तो वो यहां पे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली कहानी क्या है? फिनाइल एलानिन की ही कहानी चल रही है, वो कन्वर्ट होकर किस तरह आगे कन्वर्ट होता चला जाता है, मेटाबोलाइज होता चला जा रहा है, ठीक है। अब जो ये है 4 मेलाइल एसिटो एसिटेट, ये कन्वर्ट होता है 4 मेलाइल एसिटो एसिटेट के अंदर, फिर ये कन्वर्ट होता है 4 फ्यूमराइल एसिटो एसिटेट के अंदर, फिर ये कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में और एसिटो एसिटेट में, ठीक है, फैट, और ये कन्वर्ट चला जाता है ग्लूकोज में और टीसीए साइकिल में, ठीक है, ये चला जाता है फैट में। तो इस प्रकार से ये अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर ये फैट में चला गया, ये ग्लूकोज बन गया, या टीसीए साइकिल में चला गया, फ्यूमरेट चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये मेटाबोलाइज होके हमारी बॉडी में कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरी साइकिल दिखाई, पूरी साइकिल नाम याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो 1 2 3 करके नंबरिंग कर दी यहाँ पर। द सर्कल नंबर, सर्कल का मतलब हो गया यहाँ पे जो ये स्क्वायर नंबर है, ये सर्कल नंबर है, ठीक है ना। सर्कल नंबर इंडिकेट मेटाबॉलिक डिफेक्ट। अगर पहला वाला एंजाइम नहीं है तो इस साइकिल से आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा याद करना आसानी रहेगी। पहला वाला एंजाइम डिफेक्ट होगा तो फिनाइलकीटोन्यूरिया, दूसरा वाला डिफेक्ट होगा तो टायरोसिनेमिया, तीसरा वाला होगा तो नियोनेटल टायरोसिनेमिया, चौथा वाला अल्केप्टोन्यूरिया, ये वाला, ठीक है ना। 5 और 6 होगा तो टायरोसिनोसिस। इस टाइप से बीमारियां जो है बनती है। ये एंजाइम्स ही हैं जो अल्टीमेट डिफेक्ट कर जाते हैं, और डिफेक्ट कर जाते हैं मतलब डिफेक्टिव हो जाते हैं या बन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से फिर बीमारियां पैदा होती हैं। चलिए
तो उम्मीद है कहानी आपको समझ में आई, ठीक है ना। तो एंजाइम डिफेक्ट जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अल्केप्टोन्यूरिया पढ़ रहे थे, यहां पर हम लोग होमोजेंटी स्टेट की बात कर रहे थे। तो ये रहा हमारा होमोजेंटी स्टेट, और होमोजेंटी स्टेट ऑक्सीडेज एंजाइम में इसको कन्वर्ट होना होता है इसकी हेल्प से। चलिए बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो देखो हो क्या रहा है। अब यहां पे आपको एल्केप्टोन का रहस्य समझ में आएगा, ये एल्केप्टोन वर्ड कैसे आ रहा है। होमोजेंटी स्टेट गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। तो होता क्या है, जब ये होमोजेंटी स्टेट भैया नहीं हो पा रहे, एंजाइम नहीं है हमारे पास इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो दूसरा एंजाइम पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज क्या करेगा, इसको बेंजोक्विनोन एसीटेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसकी मात्रा बॉडी के अंदर बन रही है, ज्यादा बढ़ रही है, तो ये एंजाइम इसको बेंजोक्विनोन एसीटेट में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसके ऊपर ये जो होगा, ये जो मॉलिक्यूल बना है ये पॉलीमराइज होगा, आपस में ही बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको कि हम एल्केप्टोन कहते हैं। यहां से वर्ड आया एल्केप्टोन, ठीक है। और ये जो एल्केप्टोन होता है, इसकी गंदी आदत है, ये बाइंड्स टू टिश्यूज, हमारे बॉडी के टिश्यूज में जाकर चिपक जाता है, हड्डियों में घुस जाएगा, हार्ट में घुस जाएगा, इसका जहां मन करता है वहां घुस जाता है, फिर करता है दिक्कत, ये एल्केप्टोन, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है एल्केप्टोन्यूरिया। साथ साथ में ब्लड में काफी मात्रा में होता है तो यूरिन से ही बाहर आता है, ठीक है, तो इसीलिए एल्केप्टोन्यूरिया कहा जाता है। कहानी समझ में आई। तो ये एल्केप्टोन थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, ठीक। चलिए ओके, एल्केप्टोन डिपोजिशन ऑकर इन कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उम्मीद है कनेक्टिव टिश्यूज याद होंगे आपको, HAP है ना, पढ़े थे हम लोगों ने। ओके, कनेक्टिव टिश्यू में ये क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कि बोन्स, कनेक्टिव टिश्यूज में बोन्स में, और कुछ और ऑर्गन्स में, जैसे कि नाक में, कान में, जिसकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको हम ऑक्रोनोसिस कहते हैं, ठीक है। जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं टिश्यूज के अंदर, तब जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको हम लोग ऑक्रोनोसिस कहते हैं, ठीक है। मैनी एल्केप्टोन्यूरिक पेशेंट सफर फ्रॉम अर्थराइटिस, बहुत सारे जो पेशेंट है जिनको ये प्रॉब्लम है वो अर्थराइटिस से प्रॉब्लम ग्रसित होते हैं, जवान होंगे 20-21 साल के, लेकिन अर्थराइटिस है। क्यों? दिस इज बिलीव टू बी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट एल्केप्टोन। ये ऐसा माना जाता है कि उनके जोड़ों में एल्केप्टोन नाम का ये जो पिगमेंट बन गया, ये जाकर के जॉइंट में घुस गया है ना, तो क्रिस्टल बना लेता है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम होमोजेंटी स्टेट। तो होमोजेंटी स्टेट से जो एल्केप्टोन बन रहा है ये जाकर के जॉइंट में जाकर के घुस गया है, तो जॉइंट जब चलते हैं तो अर्थराइटिस पेन करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए सिम्टम्स देख लें, ऑलमोस्ट हमको सारे सिम्टम्स पता है। डार्क यूरिन लिख दोगे आप, ऑक्रोनोसिस पीछे हो गया, ठीक है, अर्थराइटिस पीछे समझ लिया, हार्ट एंड किडनी इश्यूज। चलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। तो वन ऑफ द हॉलमार्क साइन, हॉलमार्क मतलब किसी को जैसे कहते हैं पहचान है एकदम किसी चीज की, ठीक है, तो उसका हॉलमार्क साइन क्या है, डार्क यूरिन। अगर किसी को एल्केप्टोन्यूरिया है तो डार्क यूरिन होगी। व्हेन यूरिन कंटेनिंग होमोजेंटिसिक एसिड, यहाँ पे फिर रीजन आ रहा है कि यूरिन के अंदर जो होमोजेंटिसिक एसिड होता है जब एक्सपोज होता है एयर में, एयर से जाके टकराता है, इट टर्न्स डार्क, ठीक है, और कई बार काला हमें समझ में आता है, काला काला ब्लैक दिखती है यूरिन। दिस इज यूजुअली वन ऑफ द फर्स्ट साइन नोटिस्ड इन इन्फेंसी। जो बच्चा होता है पैदा हुआ या 2-4 महीने का, उनके अंदर जो यूरिन बच्चे ने पेशाब कर दिया और कुछ देर के बाद काली पड़ गई है, तो ये सबसे पहला साइन होता है, पता चल जाता है कि उस बच्चे को एल्केप्टोन्यूरिया है। ऑक्रोनोसिस डिपोजिशन ओवर टाइम, समय के साथ, द एक्यूमुलेशन ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड, जो होमोजेंटिसिक एसिड है वो एक्यूमुलेट होता है किसमें, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, एंड लीड्स टू ऑक्रोनोसिस। और फिर जो ऑक्रोनोसिस कंडीशन क्रिएट हो जाती है, विच इज ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ टिश्यूज। जो टिश्यूज होते हैं वो काले और नीले से दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक है, सच एज कार्टिलेज हो, स्किन हो, एंड द स्क्लेरा, व्हाइट ऑफ द आई है, ब्लूइश ब्लैक, जो व्हाइट ऑफ आई होती है वो भी हल्की हल्की काली या ब्लूइश दिखने लगती है। अर्थराइटिस हमने देखी ली। एज पेशेंट एज, पेशेंट की एज जैसे बढ़ती है, दे ऑफन डेवलप सीवियर अर्थराइटिस पर्टिकुलरली इन द स्पाइन एंड लार्ज जॉइंट्स। जो बड़े बड़े जॉइंट्स होते हैं, घुटनों के हैं, कोहनी के हैं, स्पाइन के हैं, ठीक है, यहां पर अर्थराइटिस क्रिएट हो जाती है। दिस इज ड्यू टू बिल्डअप ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड, क्योंकि यहां पर होमोजेंटिसिक एसिड बिल्डअप हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है इन द कार्टिलेज, लीडिंग टू जॉइंट डिग्रेडेशन, डीजनरेशन, जिसकी वजह से जॉइंट डीजनरेट कर रहे हैं, खराब हो रहे हैं, एंड उसकी वजह से फिर क्रोनिक पेन, बहुत लंबी पेन रहने लगता है, ठीक।
हार्ट एंड किडनी पे क्या दिक्कत आ रही है, कुछ केसेस के अंदर जो होमोजेंटिसिक एसिड है वो डिपॉजिट हो जाता है हार्ट में और किडनी में, ठीक है, एंड लीड टू कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स सच एज हार्ट वाल्व। जो हार्ट के वाल्व्स होते हैं ना, खुलते हैं बंद होते हैं, उनमें जाकर डिपॉजिट हो जाता है, तो वाल्व सही से काम नहीं कर पाते हैं। एंड किडनी स्टोन में ऑल्सो डेवलप, और किडनी में एक ही चीज होती है, स्टोन बनते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेन होता है, दर्द होता है, तमाम दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी इसके सिम्टम्स हैं जो मेन हमें दिखते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो पहला डायग्नोसिस यही है, चेंज इन कलर ऑफ यूरिन ऑन स्टैंडिंग टू ब्राउन और डार्क। यूरिन जब स्टैंडिंग मतलब यूरिन को थोड़ी देर हवा में रख दोगे खुले में, तो कुछ देर के बाद वो ब्राउन या डार्क हो जाती है। और ये बड़ा ही सिंपल ट्रेडिशनल मेथड है एल्केप्टोन्यूरिया को पहचानने का। द यूरिन गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद फेरिक क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। फेरिक लैब में करेंगे तो फेरिक क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी ये पॉजिटिव टेस्ट दे देती है। आगे चलें, ट्रीटमेंट की बात करें। अब खुद सोच के बताओ, क्या ये जेनेटिक डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, रोकथाम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैनेज करने का मतलब है कि कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ सिम्टम्स होगी, सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। जो चीज बढ़ रही है उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज को जड़ से खत्म नहीं कर सकते, जेनेटिक वाली चीज को, ठीक है। देयर इज करंटली नो क्योर फॉर एल्केप्टोन्यूरिया, कोई भी इलाज नहीं है। जो ट्रीटमेंट है वो फोकस करता है, ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स। जो सिम्टम्स आ रहे हैं, दर्द हो रहा है तो दर्द को कम कर देगा, कोई और दिक्कत आ रही है तो वहां पे इलाज किया जाएगा। जो सिम्टम्स शो कर रहे हैं उसको हम ठीक करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है एल्केप्टोन्यूरिया इज नॉट अ डेंजरस डिसऑर्डर, बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है। देयरफॉर डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, तो कोई ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है। बट सिम्टम्स के कई बार हो जाते हैं जो काफी पीड़ादायक होते हैं। हाउएवर कंजप्शन ऑफ प्रोटीन डाइट विद रिलेटिवली लो फिनाइल एलानिन कंटेंट इज रिकमेंडेड। तो फिनाइल एलानिन की डाइट को कम कर देते हैं तो जेंटिसिक एसिड कम बनेगा, ठीक है। सम पेशेंट बेनिफिट फ्रॉम हाई डोज ऑफ विटामिन सी, ऐसा देखा गया कि विटामिन सी की डोज हाई कर दो तो कुछ पेशेंट में फायदा देखा गया है। लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट कर देते हैं, लाइफ स्टाइल चेंजेस कैसे, फिजिकल थेरेपी एंड रेगुलर एक्सरसाइज। फिजिकल थेरेपी, हाथ पैर चलाना जो फिजिकल थेरेपी होती है, जिससे कि थोड़ा सा जॉइंट्स की मोबिलिटी बनी रहती है, जॉइंट्स में फिर पेन कम रहता है। पेन मैनेजमेंट में मेडिकेशन चलती है, जैसे एनाल्जेसिक है या एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो उससे क्या है पेन वगैरह में थोड़ा सा राहत मिल जाती है। डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, डाइट में बहुत सारी चीजें खाने को मना कर दी जाती हैं। सम एविडेंस सजेस्ट दैट रिड्यूसिंग इनटेक ऑफ फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन माइट हेल्प, ऑल्दो दिस इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव। सम एविडेंस, कई जगह रिसर्च या कुछ सबूत है इस चीज के जहां रिसर्च की गई है कि अगर हम डाइट में फिनाइल एलानिन और टायरोसिन, जिन जिन प्रोडक्ट से ये आता है बहुत ज्यादा, अगर हम उसको कम करवा दें, ठीक है, तो ये काफी हेल्प करता है, बट नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, बट हर बार ही इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो है, चीजें चल रही हैं बट परमानेंट नहीं है, कोई चीज सोल्यूशन नहीं है। देन नीटिसिनोन या नीटिसिनोन, दिस ड्रग कैन रिड्यूस द लेवल्स ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड। ये इसका थोड़ा सा इलाज मिला। ये जो ड्रग है, ये जो होमोजेंटिसिक एसिड है, इसको तोड़ के बाहर करता है, ठीक है, तो इसका लेवल को कम कर देता है इन द बॉडी एंड इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज पोटेंशियल ट्रीटमेंट। और इसको और रिसर्च की जा रही है अभी कि भविष्य में ये पोटेंशियल ट्रीटमेंट के तौर पर निकल के सामने आएगा। क्योंकि अल्टीमेट हमें चाहिए क्या, जो होमोजेंटिसिक एसिड बन रहा है ज्यादा मात्रा में, वही हमको खत्म करना है। वो खत्म हो जाएगा तो हमारा इलाज भी हो जाएगा। वो तो बनता रहेगा, कोई जीन्स का डिफेक्ट है और बनना बंद नहीं होगा, लेकिन जो बन रहा है उसको निकालना बॉडी से बाहर, ठीक है। ट्रीटमेंट हो गया, डन। चलिए अब पढ़ते हैं जॉन्डिस, जिससे आप और हम अच्छे से वाकिफ हैं, ठीक है ना। बचपन से पढ़ते आए हैं जॉन्डिस, बचपन से सुना है, पैदा होते ही बच्चे को जॉन्डिस है। क्यों उस बच्चे को जॉन्डिस होता है वो भी हम यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जॉन्डिस हम सबको पता है, पीलिया पता है ना, पीलिया, ठीक है। तो जॉन्डिस, पीलिया, पीलिया क्यों, बाइलीरुबिन, यहीं पे कवर करवा देता हूं, सॉरी, ठीक है, यहीं पे कवर करवा देता हूं कि जॉन्डिस से आप याद रखोगे जे, सी और बी। जेसीबी होती ना, खुदाई करती है, ठीक है। तो जॉन्डिस और ये बाइलीरुबिन, ये वर्ड याद रखेंगे। बाइलीरुबिन इसका कारण होता है, बाइलीरुबिन की वजह से येलो कलर आता रहता है, बाइलीरुबिन की वजह से येलो कलर आता है। जो पीलिया में हमारा स्किन में बाइलीरुबिन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, आंखों का सफेद है उसमें बाइलीरुबिन इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से
पीला स्किन हो जाती है, पीली आंखें हो जाती हैं। ये बाइलिरुबिन जो होता है उसको तोड़ने का काम और बॉडी से बाहर निकालने का काम लीवर करता है। तो जॉन्डिस में हमारा कौन खराब होगा? लीवर खराब होता है। ठीक है, ठीक है। ये जेसीबी थोड़ा सा जस्ट याद रखने के लिए, जेसीबी रीजन बी से आएगा बाइलिरुबिन। अब बाइलिरुबिन वर्ड को याद रखेंगे और चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। जॉन्डिस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसकी पहचान है येलोइंग ऑफ स्किन, स्किन का पीला होना, येलोइंग ऑफ स्किन एंड द व्हाइट्स ऑफ द आई, आंखों की जो सफेद सफेद होता है, हमारा स्क्लेरा होते हैं जो, वो भी क्या होता है? पीले पड़ जाते हैं। रिजल्टिंग फ्रॉम, वो किसके परिणाम स्वरूप होते हैं? रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सेस ऑफ बाइलिरुबिन इन द ब्लड। ठीक है, अब ये इसकी कहानी पूरी यहां से स्टार्ट होगी। बहुत ध्यान से समझना बेटा, जॉन्डिस का बेसिक जो फंडा हम यहां सीखेंगे बहुत जरूरी है। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पर समझने के पर्पज से। एज अ फार्मासिस्ट आपको ये सब पता होना चाहिए। बेसिक बेसिक बीमारियां दे रखी है अपने डी फार्मेसी में, और काफी बेटर है कि हमारी सारी बेसिक बीमारियां कवर कर ली गई हैं। एज अ फार्मासिस्ट आपको इन सब बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए, और जॉन्डिस तो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, आगे आते हैं। बाइलिरुबिन इज अ येलो पिगमेंट, पिगमेंट मतलब एक मॉलिक्यूल है जो कि येलो कलर का होता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो बाइलिरुबिन बनता कैसे है? हमारा आरबीसी जब टूटता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता रहता है, हमको पता है आरबीसी टूटता है। आरबीसी की लाइफ कितनी है? 120 डेज ही होती है, या उसके बीच में कई बार खराब हो गया, मर गया, तो वो टूटेगा और अपने अंदर से दो कंपोनेंट में टूटता है, और उसमें फिर एक कंपोनेंट उसका बाइलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्लोबिन और हीम होता है, हीम जो पार्ट होता है अभी देखेंगे उसको। ठीक है, तो आरबीसी से क्या बन रहा है? बाइलिरुबिन बनता है। क्लियर? चलिए, नॉर्मल बाइलिरुबिन इज प्रोसेस्ड बाय लिवर, लिवर के द्वारा प्रोसेस करके, मतलब लिवर उसे पकड़ता है और बाहर निकालता है बॉडी से। ठीक है, एंड एक्सक्रीटेड इन द बाइल, लिवर प्रोसेस करेगा, बाइल में डाल देगा, बाइल से फिर वो यूरिन, बाइल से जाता है इंटेस्टाइन में, और कुछ ब्लड में भी होता है, ब्लड में भी जाता है कुछ, तो कुछ पार्ट यूरिन से निकल जाता है, कुछ पार्ट बाइल से होता हुआ फीसेस, पॉटी से निकल जाता है। ठीक है, हाउएवर वेरियस फैक्टर कैन डिसरप्ट दिस प्रोसेस, ये जो लिवर काम कर रहा है इसको बाहर निकालने का, कई सारे फैक्टर इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से लीडिंग टू जॉन्डिस, जो लीड करता है यानी कि हो जाता है फिर जॉन्डिस। ठीक है, तो सारी कहानी कहां से मिट गई? रेड ब्लड सेल से टूट के क्या बनता है? बाइलिरुबिन। बाइलिरुबिन को लिवर पकड़ के बाहर निकालता है, और ये प्रोसेस में आती है गड़बड़ी और हो जाता है जॉन्डिस। बाइलिरुबिन हमारा येलो कलर का होता है। चलिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड जॉन्डिस, इसको बेटा समझने के लिए, इसको अगर आप याद नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, बट अगर इसको समझेंगे नहीं तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आओ समझते हैं, है ना। फंडा माइंड नर्चर्स, जब आप पढ़ते हो तो चीजें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते हो। चलिए, ठीक है, तो यहां पे हमको क्या पढ़ना है? मैंने बताया हमारे पास क्या रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर जो चीज टूटती है वो होती है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को थोड़ा समझना पड़ेगा। आओ देखें, हीमोग्लोबिन इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड मतलब हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन ही होता है, और कॉन्जुगेटेड दो चीजों से जुड़ के जो प्रोटीन बनता है। अगर प्रोटीन वाला चैप्टर आप लोगों को याद है तो आपको पता होगा, प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है दो पार्ट से मिलकर बनता है, एपोप्रोटीन और कोफैक्टर। ठीक है ना, या प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल देते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंटेनिंग ग्लोबिन, उसके अंदर एक पार्ट ग्लोबिन होता है जो कि एपोप्रोटीन यानी कि प्रोटीन होता है, एंड एक पार्ट हीम होता है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। याद आया? एंजाइम अगर भूल गए यहां पॉज करो, खटाक से नोट्स देखो, चेक करो। ठीक है, एपोप्रोटीन और प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ा था प्रोटीन का, उसमें एंजाइम के क्लासिफिकेशन के अंदर, सॉरी प्रोटीन नहीं, जब हमने एंजाइम पढ़ा था। ठीक है, अगर प्रोटीन निकल गया तो कोई बात नहीं, गलती से निकल गया। हम लोगों ने जब एंजाइम पढ़े थे तो उसमें दो चीजें पढ़ी थी। ठीक है, क्या पढ़ा था? एपोप्रोटीन और प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो एक्चुअली ये प्रोटीन है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एपोप्रोटीन और प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामेरिक एलेस्टोरिक प्रोटीन। टेट्रामेरिक, अगर आप लोग मेरे सारे लेक्चर देख रहे होगे तो मैंने जब प्रोटीन पढ़ाया था तो वहां पर टर्शरी स्ट्रक्चर, जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब भी जिक्र किया था कि हीमोग्लोबिन में दो यूनिट होती हैं।
ठीक है, दो प्रोटीन्स होते हैं, स्टैचू में दिखाया होगा कि दो अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, तो उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में एक्चुअली 4 होते हैं। ठीक है, 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती है, 1 2 और 2 करके। ठीक है ना, मतलब 4 टोटल प्रोटीन की चेन होती हैं जिनसे मिलकर के 4 प्रोटीन की चेन से मिलकर के हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम ग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करें, टेट्रामेरिक एस्टोरिक प्रोटीन है, इसका क्या मतलब है आओ देखते हैं। ग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ 2 डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 4 चेन होती हैं 2 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स की। ठीक, जिसको मोनोमेरिक यूनिट भी कहते हैं। द कॉमन फॉर्म ऑफ अडल्ट हीमोग्लोबिन HbA1, ठीक है, उसका एक नाम दिया हुआ है हीमोग्लोबिन A1। ठीक है, जो कॉमन फॉर्म है, इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा चेन, ये आपका एमसीक्यू बनेगा, एंड 2 बीटा चेन। अल्फा 2 बीटा 2 के नाम से जानते हैं हम लोग इसको, 2 चेन होती है। ईच अल्फा चेन कंटेन 141 अमीनो एसिड। अल्फा चेन के अंदर 141 दुगना कर दो, कितना हो जाएगा 282 हो जाएगा। ठीक है ना। देन वाइल बीटा चेन, इसके अंदर कितने होते हैं 146 अमीनो एसिड होते हैं। सबको जोड़ देंगे तो टोटल 574 अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं। ये पॉइंट थोड़ा याद कर लेंगे। द 4 सबयूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन आर हेल्ड टुगेदर बाय। प्रोटीन का आपने अगर पढ़ा होगा तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है, प्रोटीन होता है आपस में कैसे जुड़ा हुआ होता है, उसमें नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड पाए जाते हैं। तो वही बात बता रहा है यहाँ पर। ईच सब यूनिट कंटेन अ हीम ग्रुप। ये जो ग्लोबिन होता है इसके अंदर एक यूनिट और पाई जाती है जिसको हम हीम कहते हैं, हीमोग्लोबिन, इसलिए इसका नाम पड़ता है। अब अगर हम हीम के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो बेटा, ये थोड़ा सा मैंने कहा ना, जब स्ट्रक्चर समझ लोगे, ग्लोबिन है अलग पार्ट है, ये हीम अलग पार्ट होता है। ठीक है, इसका जुड़ा हुआ रहता है। अब जो हीम हमको समझना है क्योंकि इसी की आगे जाकर के प्रोसेस होगी। हीम, द कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन। इस हीम की वजह से ही ब्लड का लाल कलर आता है। ठीक है, इज ड्यू टू हीम। हीम कंटेन पोरफायरिन मॉलिक्यूल नेमली प्रोटोपोरफायरिन 9। पोरफायरिन मॉलिक्यूल होता है, इसके सेंटर में आयरन होता है, इसीलिए बिना आयरन के ये बनेगा ही नहीं हीम, इसीलिए आयरन खाना जरूरी होता है ब्लड फॉर्मेशन के लिए। ओके, द पोरफायरिन 9 कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग्स। 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, 1 A B 2 C 3 D 4 पोरफायरिन रिंग होगी हमारे पास। ठीक है, टू विच, इस पोरफायरिन रिंग में 4 मिथाइल, 2 प्रोपिनाइल और 2 विनाइल ग्रुप लगे होते हैं। 4 मिथाइल, 1 2 3 4, चारों पे एक है। ठीक है, 2 में विनाइल लगा होता है, 2 में प्रोपियोनिल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारे पास हीम का स्ट्रक्चर। अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो आप ये लिख सकते हैं हीम के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये बातें लिखी हुई है। हीम इज कॉमन प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। इसमें एम का मतलब यहाँ पे मिथाइल है, वी का मतलब विनाइल है, उसका स्ट्रक्चर देखा, पी का मतलब प्रोपियोनाइल है। ग्लोबिन क्लियर, हीम क्लियर, डन। अब आगे आते हैं। ठीक है, अब ऐसी एक और चीज है मायोग्लोबिन। जहां से चीजें आ रही हैं वो सारी चीजें यहां पे कवर कर रहा हूं मैं, ताकि आपको पता रहे कहां से आ रहा है। मायोग्लोबिन इज मोनोमरिक ऑक्सीजन बाइंडिंग हीमोप्रोटीन। ये भी हीमोप्रोटीन है। ये कहां पाया जाता है मायोग्लोबिन? इन हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स। हम सबको पता है मायोग्लोबिन ये हमारा मसल्स में पाया जाता है। इसका मेन काम क्या है? ऑक्सीजन को स्टोर करना। मायोग्लोबिन फंक्शन एज रिजर्वेयर फॉर ऑक्सीजन। रिजर्वेयर मतलब भंडारण, ऑक्सीजन का भंडारण करता है। इट फर्दर सर्व एज ऑक्सीजन कैरियर, ये ऑक्सीजन को कैरी भी करता है। दैट प्रमोट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू रैपिडली रेस्पायरिंग मसल सेल्स। तो मेन काम इसका क्या है? जो रैपिडली रेस्पायरिंग मसल सेल्स, बहुत तेजी से मसल्स काम करते हैं, जैसे जब हम दौड़ेंगे या जो वर्क करते हैं, मैक्सिमम हमारा वो मसल्स जो मैक्सिमम वर्किंग में रहती है, ठीक है, वहां पर इसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंच सके और थकावट ना हो। तो सबसे लगातार काम करने वाली मसल्स कौन सी है? हार्ट मसल्स। ठीक है, तो वहां पर ये पाया जाता है और सभी मसल्स में होता है, वहां ज्यादा होगा ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वो हीम वाला पार्ट क्लियर हुआ कहां से आ रहा है। अब देखें एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स, हम सबको जानते हैं इसके बारे में। इसकी लाइफ 120 डेज की होती है और यहीं से सारी कहानी स्टार्ट होती है। यही सारा गड़बड़ मामला है। 120 दिन में टूटना है, यानी कि हर 3 महीने के अंदर अगर हम बात मान के चलें, हमारा पूरा ब्लड नया हो जाता है हर 3 महीने के अंदर। ठीक है,
एट द एंड ऑफ दिस पीरियड यानी 120 दिन के बाद दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन, इनको जो ब्लड का सर्कुलेशन है वहां से हटा दिया जाता है। हम लोगों ने स्प्लीन पढ़ा था एचएपी के अंदर, अगर वहां पे मैंने ये पार्ट बताया भी था, एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि किस प्रकार ब्लड के जो सेल्स होते हैं उनको स्प्लीन रिमूव करता है। ठीक है, तो जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं बूढ़े हो गए हैं या खराब होने पे आ गए हैं, उनको टेकन अप एंड डिग्रेडेड निकालते हैं और खत्म कर देते हैं। कौन? मैक्रोफेजेस होते हैं स्प्लीन के अंदर। ठीक है, ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, स्प्लीन के अंदर ही है, एंड लिवर। ये जो लिवर और स्प्लीन के अंदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं, ये आरबीसी को निकालेंगे और तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आरबीसी के टूटने के बाद यही दिक्कत आती है, दिक्कत नहीं आती है, प्रोसेस है। ये जो आरबीसी टूटता है, हीमोग्लोबिन इज क्लीव्ड टू प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन, रेड ब्लड सेल तोड़ दिया, उसके अंदर हीमोग्लोबिन था, जो हीमोग्लोबिन है उसका ग्लोबिन पार्ट अलग हो जाता है एंड नॉन प्रोटीन हीम पार्ट अलग हो जाता है। अबाउट 6 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर डे इज ब्रोकन डाउन, 6 ग्राम हीमोग्लोबिन रोज टूट रहा है, एंड रीसिंथेसाइज्ड इन एन अडल्ट मैन। और एक अडल्ट मैन के अंदर क्या हो रहा है? रीसिंथेसाइज होता है कितना? 6 ग्राम हीमोग्लोबिन पर डे। बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है, ओके। तो फेट ऑफ हीम यानी कि एरिथ्रोसाइट जब हमारा ब्रेकडाउन हुआ, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन था उसमें ग्लोबिन पार्ट अलग हो गया। ठीक है, उसके अंदर का जो भी प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो यूटिलाइज कर लेती बॉडी, और हीम वाला पार्ट अलग हो जाता है। अब जो हीम है उसका फेट, उसका क्या भविष्य रहेगा? फेट मतलब आगे जाकर के उसका क्या भविष्य होगा हमारे बॉडी में, आओ देखते हैं। और बेटा बहुत ध्यान से देखना इसको, ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाइलिरुबिन का कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। मैक्रोफेजेस जो कि हमारे क्या थे? सेल्स थे जो हीमोग्लोबिन को खा लेते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। वो हीमोग्लोबिन को तोड़ देंगे, ये 2 बीटा चेन है, 2 अल्फा चेन है, सबको अलग कर देंगे। इसके अंदर से क्या करेंगे वो लोग? जो हमारा हीम पार्ट है वो अलग हो जाएगा। हीम पार्ट के ऊपर हीम ऑक्सीजनेस नाम का एंजाइम एक्ट करता है और इस हीम को खोल देगा। ये सारी चेन देखो खुल गई, ये राउंड शेप में था, ये चेन हमारी खुल गई, यहां से ब्रेक होगा ये, और ठीक है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाइलिवर्डिन में। वेरी इंपॉर्टेंट, बाइलिवर्डिन। बाइलिवर्डिन रिडक्टेस नाम का जो एंजाइम है वो इस बाइलिवर्डिन को कन्वर्ट करता है बाइलिरुबिन के अंदर। ध्यान से, अब ये बाइलिरुबिन जो है ये एंटर करेगा ब्लड में, और ब्लड में एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन से जुड़ करके बाइलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। स्प्लीन में था, ब्लड में आया, क्योंकि जब तक इससे जुड़ेगा नहीं ये तब तक ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इससे जुड़ने के बाद ब्लड लेकर के आता है, उसको लिवर में छोड़ता है, तो बाइलिरुबिन लिवर में आएगा, एल्ब्यूमिन से कट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाइलिरुबिन कहां आ गया? लिवर में आ गया। ध्यान से, बाइलिवर्डिन फिर बाइलिरुबिन, ब्लड में आता है, ब्लड से लिवर में आ गया। लिवर के अंदर जो बाइलिरुबिन है उसके ऊपर बाइलिरुबिन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, यानी कि जो ये ग्लूकोरोनिक एसिड है इसको ट्रांसफर करवा के इस 2 पॉइंट पर सी और डी पे कनेक्ट करवा देता है ग्लूकोरोनिक एसिड को, और ये मेरा जो कंपाउंड बनता है बाइलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड, और ये लिवर निकाल देता है बाइल के अंदर, यानी कि इस केमिकल को बाइल में छोड़ देगा। बाइल सबको पता है, ठीक है ना, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, अब जो ये बाइल है, जब जब खाना खाते हैं हम लोग या कुछ भी करते हैं, बाइल निकल करके कहां आता है? इंटेस्टाइन के अंदर आता है। ये जो बाइल है ये इंटेस्टाइन अब्लिक किडनी, तो ये जो बाइल निकल के जब इंटेस्टाइन के अंदर आएगा तो वहां पर कुछ माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं इंटेस्टाइन के, वो इसको क्या करेंगे? बाइलिरुबिन डाइक्लोरोनाइड को यूरोबाइलिनोजेन में कन्वर्ट कर देंगे। यूरोबाइलिनोजेन अगर तो किडनी से होता हुआ बाहर आएगा तो किडनी में यूरोबाइलिनोजेन को यूरोबाइलिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर ये यूरिन से बाहर आ जाता है। ये जो यूरोबाइलिन होता है यही होता है थोड़ा सा येलोइश कलर का, जिसकी वजह से हमारी यूरिन का जो भी कलर आता है पेल येलो टाइप का, वो इस यूरोबाइलिन की वजह से आता है। अगर किडनी के बजाय यूरोबाइलिन मतलब कुछ पार्ट इसका फर्दर आगे इंटेस्टाइन में बढ़ता है और वहां पे जो माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं वो इसको स्टर्कोबाइलिन में कन्वर्ट कर देते हैं।
और ये स्टेरकोबाइलिन फिर हमारे फीसेस पॉटी के रास्ते बाहर आता है, और जो ब्राउन कलर होता है पॉटी का वो इस स्टेरकोबाइलिन की वजह से होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भैया पॉटी का ब्राउन कलर किसकी वजह से, फीसिस का, तो बाइलिरुबिन बोल दो या स्टेरकोबाइलिन बोल दो, ठीक है, यूरोबाइलिनोजेन बोलते हैं, तो बेटर ऑप्शन ज्यादा बाइलिरुबिन लिखा रहता है, उसी की वजह से फीसिस का या यूरिन में कलर आता है। तो ये थी हमारे, ठीक है, इसीलिए इसको समझना जरूरी थी कि किस तरीके से ये हमारा जो हीम से बाइलिवर्डिन, बाइलिवर्डिन से बाइलिरुबिन। अब कहानी यही समझ लो, ये जो बाइलिरुबिन है अगर ब्लड में ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि लीवर में आगे नहीं जा पा रहा, या लीवर के अंदर बाइलिरुबिन को कन्वर्ट होना था बाइलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड के अंदर, अगर लीवर ये काम नहीं कर पा रहा है तो ये मात्रा बाइलिरुबिन की या यहां पर ये हो गया हमारा कॉन्जुगेटेड, जुड़ा हुआ, इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ती रहेगी बहुत ज्यादा। जब ये ब्लड में बढ़ेगी, येलो कलर का होता है, तो जहां जहां ये डिपॉजिट होता रहेगा, स्किन में, आंखों में, ब्लड हर जगह जाता है, वहां पीला कलर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लीवर प्रॉब्लम करेगा तो ये प्रोसेस आगे की दिक्कत में आ जाती है। समझ में आ गई बात? चलिए अब इसी को थोड़ा हम लोग थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ कॉन्जुगेशन ऑफ बाइलिरुबिन। कॉन्जुगेशन का मतलब जुड़ना। इन द लिवर बाइलिरुबिन कॉन्जुगेटेड विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोरोनेट। अब बातें समझ में आ रही होंगी, इसीलिए इसको मैंने यहां पर लेके आया था। ठीक है, लिवर के अंदर ये 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड, इसके साथ जुड़ जाते हैं, कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, जो कि सप्लाई किए जाते हैं यूडीपी ग्लूकोरोनेट। यूडीपी का मतलब यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज से ये मॉलिक्यूल सप्लाई होते हैं। दिस रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय बाइलिरुबिन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। कौन सा एंजाइम यहां पे एक्ट कर रहा है? यहां पे लिखा भी हुआ है ये एंजाइम। ठीक है, बाइलिरुबिन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, इस एंजाइम के माध्यम से ये रिएक्शन हो रही है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल बाइलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड। ये जो यहां पे हमारा कंपाउंड बना, दिस बाइलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड, ये वाटर सोल्यूबल होता है, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। चलिए आगे आते हैं। अब ये तो हो गया कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन। ये जो बाइलिरुबिन बना इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन। ये वर्ड बार बार आएगा, समझते जाना। अब बाइलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म की थोड़ी अगर हम बात करें तो देखो क्या हो रहा है। बाइलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड आर हाइड्रोलाइज्ड इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में ये पानी के माध्यम से तोड़ा जाता है बाय स्पेसिफिक बैक्टीरियल एंजाइम नेम्ड बीटा ग्लूकोरोनाइडाइज। ठीक है, जो यहाँ पे माइक्रोबियल एंजाइम है, यानी कि जो बैक्टीरिया के एंजाइम है जिसके द्वारा ये तोड़ा जा रहा है, उस एंजाइम का नाम क्या है? बीटा ग्लूक्योरोनीडेजेस टू लिबरेट बाइलिरुबिन। वापस से बाइलिरुबिन निकल के बाहर आता है। द लेटर इज देन कन्वर्टेड टू यूरोबाइलिनोजेन, यानी कि ये अंदर आया, एंजाइम के द्वारा तोड़ा गया, ये वाला पार्ट अलग कर दिया जाता है, बाइलिरुबिन यहां फ्री हो जाता है, इस बाइलिरुबिन को फिर यूरोबाइलिनोजेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये एक कलरलेस कंपाउंड होता है, इसका कोई भी कलर नहीं है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ विच मे बी रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द सर्कुलेशन। ये बेटा वर्ड मार्क करेंगे, ये जो यूरोबाइलिनोजेन है इसका कुछ हिस्सा वापस से हमारा सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, यूरोबाइलिनोजेन कैन बी कन्वर्टेड टू यूरोबाइलिन। यूरोबाइलिनोजेन यूरोबाइलिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो कि एक येलो कलर कंपाउंड होता है। इन द किडनी, किडनी में होगा ये काम, उसका कन्वर्जन। अगर ये यूरोबाइलिनोजेन किडनी में पहुंचता है तो वहां पर ये यूरोबाइलिन में कन्वर्ट होता है, जो कि एक येलो कलर कंपाउंड है, एंड एक्सक्रीटेड, और वहां से बाहर निकलता है। जो कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है यूरिन का इज ड्यू टू यूरोबाइलिन। यूरिन का जो कलर आता है वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, इस यूरोबाइलिनोजेन का जो मेजर पार्ट होता है वो कन्वर्ट किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, बाय बैक्टीरिया टू स्टेरकोबाइलिन। ठीक है, स्टेरकोबाइलिन में मतलब इसका ज्यादातर हिस्सा यहां पॉटी से निकलता है, जो कि स्टेरकोबाइलिन के फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके, ये एक्सक्रीटेड अलोंग द फीसेस। द कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर ऑफ फीसेस, जो ब्राउन कलर आ रहा है, इज ड्यू टू स्टेरकोबाइलिन। तो बेटा स्टेरकोबाइलिन, ब्राउन कलर, यूरिन का कलर, ये सारा क्या है? आपका एमसीक्यू है। ठीक है, तो ये कौन सा कंपोनेंट निकल रहे हैं, ये आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि कलर की वजह क्या है। बात समझ में आ रही है? चलिए, जॉन्डिस। अब देखो ये यहां पे जो हमने पढ़ा, जो मैं बता ही रहा था आप लोगों को कि, ठीक है, फिर से थोड़ा सा बता दूं। मैंने कहा था कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है समझने के पर्पज से है।
अब हमको पूरी कहानी बाइलिरुबिन की समझ में आती है दिमाग में, अच्छा ये था बाइलिरुबिन, ऐसे 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 करके यूरिन से और फीसेस से बाहर निकल रहा है। ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में होगा तो जॉन्डिस समझना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये डायग्राम थोड़ा ब्लर हो गया, इस डायग्राम की हमें वैसे जरूरत नहीं ज्यादा, यहाँ पर वही डायग्राम सारी प्रोसेस बता रखी है कि ग्लोबिन और हिम में टूटता है, फिर ये आगे जाता है, लीवर में जुड़ता है, वही सारी कहानी। यहाँ थोड़ा ब्लर हो रखा है, नोट्स में देखूंगा क्लैरिटी आ पाएगी तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्राम ये। अब हम जॉन्डिस की शुरुआत करें, जैसे मान लो एग्जाम में आया आपके पास तो आप डायरेक्ट जॉन्डिस को यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पुराना कॉन्सेप्ट जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया अगर वो क्लियर नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट समझने में लिखने में दिक्कत देगा। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहे हैं, अब जैसे अब यहां से डायरेक्ट में अगर तुम लोगों को पढ़ाता तो मैं क्या कहता, द नॉर्मल सीरम टोटल बाइलिरुबिन कंसंट्रेशन, बाइलिरुबिन कंसंट्रेशन। अब मैं कहता बाइलिरुबिन का कंसंट्रेशन अगर इस रेंज में है तो ठीक है, ठीक है, और अबाउट 0.2 से 0.6 इज अनकॉन्जुगेटेड, वाइल 0.2 से 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो नॉर्मल सीरम लेवल होता है ब्लड के अंदर बाइलिरुबिन का वो ये होता है, उसमें से कॉन्जुगेटेड इतना होता है, सॉरी अनकॉन्जुगेटेड इतना होता है, कॉन्जुगेटेड इतना होता है। अब ये आपको कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड समझ में नहीं आता, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसीलिए जरूरी था। ठीक है, अब आपको चीजें क्लियर है, अब आप मन से बना के भी सारा कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। नाउ जॉन्डिस कब होगा, फ्रेंच में जॉन का मतलब होता है येलो, शरीर पीला पीला हो जाता है। इट ए क्लिनिकल कंडीशन, ये क्लिनिकल कंडीशन है कैरेक्टराइज बाय येलो कलर ऑफ द व्हाइट ऑफ द आई, स्क्लेरा एंड स्किन। ठीक है ना, तो ये जॉन्डिस, इसमें फ्रेंच में जॉन कहा जाता है, इसका मतलब येलो होता है। क्लिनिकल कंडीशन है, हमारा स्किन और आंखों की जो सफेद सफेद भाग होता है वो पीला पड़ जाता है। इट इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ बाइलिरुबिन। अब समझ में आ रहा है ये क्यों हो जाता है, बाइलिरुबिन डिपॉजिट होने लगता है ड्यू टू इट्स एलिवेटेड लेवल, क्योंकि इसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, कहां बढ़ जाएगा, सीरम में, यानी कि हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। हमने देखा था ब्लड से लिवर में आता है, लिवर में अगर नहीं जा पाएगा या लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। द टर्म हाइपर बाइलिरुबिनेमिया इज ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ सीरम बाइलिरुबिन। ठीक है, ये टर्म कई बार हम इस्तेमाल कर देते हैं। जॉन्डिस, जिसको हम इक्ट्रेस भी कहते हैं, मे मोर एप्रोप्रिएट कंसीडर्ड एज सिम्टम रेदर देन डिजीज। जॉन्डिस जो पीलापन है वो सिम्टम है, बीमारी नहीं है। पीला पीला क्यों दिख रहा है, वो सिम्टम है ना, तो वो सिम्टम है ना कि बीमारी है, तो ज्यादा बेटर रहता है सिम्टम कहना। जॉन्डिस इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप, हम इसको 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। हीमोलाइटिक जॉन्डिस, यानी कि यहाँ पे अब हमको पता है रेड ब्लड सेल टूटेगा तो तभी बाइलिरुबिन बनता है, वो बहुत ज्यादा बन जाए। हेपेटिक जॉन्डिस, यानी कि जो हेपेटिक लिवर प्रॉपर काम ना कर पा रहा हो, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जो बाइलिरुबिन आगे पास होना है गॉल ब्लैडर से या लिवर से, वहां पर कहीं पे कुछ अवरोध आ जाए और वो आगे इंटेस्टाइन के माध्यम से बॉडी से निकल ना पाए। अब ये आपको ऐसे ही तीनों पार्ट समझ में आ रहे होंगे, ब्लड का ज्यादा टूटना कोई बीमारी हो जाए, हेपेटिक लिवर में प्रोसेस ना हो पाना, या लिवर में प्रोसेस तो हो गई है, जब आगे निकलने की बारी आई तो वहां पे जो उसकी जो नलियां थी जहां से बाइल वाइल निकलता था वो ब्लॉक हो गई किसी वजह से, तो वापस से बाइलिरुबिन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्लासिफाई करें फटाफट इसको, आओ देखते हैं। हीमोलिटिक जॉन्डिस, दिस इज कंडीशन एसोसिएटेड विद इंक्रीज हीमोलाइसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट। जो हमारा एरिथ्रोसाइट है हिमोलाइसिस, उसका ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा कब होता है हम सबको पता है, उसका एग्जांपल है इनकॉम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। गलती से ए ब्लड ग्रुप वाले को बी चला दिया है तो बहुत ज्यादा रेड ब्लड सेल टूटेगा। ठीक है, मलेरिया में ऐसा होता है, सिकल सेल एनीमिया में ऐसा होता है। दिस रिजल्ट्स इन द ओवर प्रोडक्शन ऑफ बाइलिरुबिन। अब जब हीमोलिसिस बढ़ जाएगा, रेड ब्लड सेल ज्यादा टूटेगा, तो बाइलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ द लिवर। लिवर जितना निकाल सकता था उससे ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तो लिवर उतना निकाल नहीं पाता है। ठीक है, ऑफ द लिवर टू कॉन्जुगेट एंड एक्सक्रीट द सेम। लिवर का काम क्या था, ग्लूकोनिक एसिड से जोड़ करके उसे बाहर निकाल रहा था, तो वो जोड़ ही नहीं पा रहा, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है, तो जोड़ नहीं पा रहा, एक्स्ट्रा हो गया, ब्लड में रहेगा फिर। ठीक है, अब ये सारी बातें एक ही बार में समझ में आ रही होंगी, इसीलिए वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। इन हिमोलाइटिक जॉन्डिस मोर बाइलिरुबिन इज एक्सक्रीटेड इनटू द बाइल। ठीक है, तो लीडिंग टू इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ यूरोबाइलोजन एंड स्ट्रेकोबाइलोजन। जब हिमोलाइटिक जॉन्डिस होता है तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा मात्रा में बाइलिरुबिन बनता है, तो ज्यादा मात्रा में जो ये होता है स्ट्रेकोबाइलिन होता है और यूरोबाइलोजन होता है, इसकी क्वांटिटी भी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, जो नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कॉजेस
इनकॉम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सही ब्लड नहीं चढ़ाया है, मलेरिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया है, अनीमिया खून की कमी जिसमें हमारा ब्लड ऐसा हो जाता है, सिकल सेल का हो जाता है, थैलेसेमिया हो गया है, या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी हो गई है, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया जिसमें वो हमारे रेड ब्लड सेल को मार रहा है, या कोई ड्रग हमने खा ली है। ठीक है, चलिए हीमोलाइटिक जॉन्डिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे पहचानेंगे कि हीमोलाइटिक है? तो एलिवेशन इन द सीरम अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन, क्योंकि लीवर की क्षमता से ज्यादा बन गए हैं तो अनकॉन्जुगेटेड नहीं हो पा रहा है, तो अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन सीरम में ज्यादा आ जाएगा। इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरोबाइलिनोजन इन यूरिन, तो नॉर्मल यूरोबाइलिनोजन निकलता था, अब ज्यादा मात्रा में यूरिन से निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बन रहा है वो। डार्क ब्राउन कलर ऑफ फीसेस, फीसेस जो नॉर्मली ब्राउन होती थी अब ज्यादा वो आ रहा है, स्टर्कोबालिन आ रहा है तो ज्यादा डार्क ब्राउन कलर आ जाता है पॉटी का, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई कंटेंट ऑफ स्टर्कोबालिन की वजह से ये ज्यादा डार्क ब्राउन कलर का फीसेस हो जाती है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या, ऑब्वियस ही बात है, जो जिस वजह से, क्योंकि कारण कई सारे हैं यहां पर, तो जिस वजह से हो रहा हो उसी का इलाज करना है। तो कह रहा है ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, जिस वजह से हो रहा है हिमोलिसिस उसी का इलाज करना है। दिस में इन्वॉल्व मैनेजिंग कंडीशन लाइक सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया और ऑटोइम्यून हिमोलिटिक अनीमिया। ठीक है, तो जो भी कंडीशन हमारे पास हो रखी है जिस वजह से ये प्रॉब्लम है, तो उसको हम ठीक करेंगे और हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर ज्यादा ही कमी हो गई है, ठीक है, यूज्ड इन सीवियर केसेस ऑफ एनीमिया टू रिप्लेस लॉस्ट रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल बहुत ज्यादा मात्रा में टूट गया तो खून की कमी भी हो जाएगी, तो हमें ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है। मेडिकेशन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट, कोर्टिकोस्टेरॉइड या जो अगर इम्यून वाला प्रॉब्लम आ गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इम्यून को सिस्टम को रोकने वाली दवाई खाएंगे या कोर्टिकोस्टेरॉइड खाएंगे, तो जिसकी वजह से हमारा हिमोलिटिक अनीमिया नहीं होगा। फोटोथेरेपी इन केस ऑफ नियोनेटल, बच्चों को धूप दिखाने के लिए कहा जाता है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको जॉन्डिस ज्यादा होता है, वो भी पढ़ेंगे अभी डिटेल में। तो ठीक है, उनमें जॉन्डिस की मात्रा यानी कि पीलापन, बाइलिरुबिन ज्यादा होता है, उनका लीवर उतना सक्षम नहीं होता है, पैदा ही होता है तो लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है, तो उनमें बाइलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। उसका एक और रीजन ये भी होता है, बच्चों में रेड ब्लड सेल जल्दी टूटते हैं 120 दिन से पहले ही, तो इसीलिए उनमें होता है जल्दी, कुछ दिनों के अंदर लीवर प्रॉपर वर्क करने लगता है तो सारी कंडीशन ठीक हो जाती है ऑटोमेटिकली। और बाइलिरुबिन को ब्रेक करने में सूरज की रोशनी काम में आती है। ठीक है, तो पीलापन फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, खैर ये फोटोथेरेपी आ गई। तो पहला हमारे पास क्या था, हीमोलाइटिक, दूसरा आता है हेपेटिक, यानी कि लीवर की प्रॉब्लम की वजह से, या हेपेटोसेलुलर, लीवर के सेल्स में कोई दिक्कत आ रही है। तो क्या है, दिस टाइप ऑफ जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय डिसफंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर का क्या हो गया है, डिसफंक्शन, लीवर को जो अपना प्रॉपर काम करना चाहिए था, अब लीवर का काम हम लोग देख चुके हैं किस प्रकार से वो बाइलिरुबिन को बाहर निकालता है। अगर वो काम में कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, और वो काम करते हैं पैरेन्काइमल सेल, तो उसी का जहां जिक्र हो रखा है। दिस इज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। अच्छा, लीवर काम कब नहीं करेगा, या तो वायरल इन्फेक्शन हो जाए, जिसे हम वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं, कोई पॉइजन खा लिया है, कोई टॉक्सिन ले लिया है, क्लोरोफॉर्म वगैरह, ठीक है ना, या फॉस्फोरस खा लिया है, तो लीवर के ऊपर लोड बढ़ जाता है, तो लीवर फिर प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। सिरोसिस हो गई है लीवर की, सिरोसिस उम्मीद है आप समझते होंगे, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लीवर सिरोसिस। ठीक है, कार्डियक फेलियर हो गया है। ठीक है, ये सब कंडीशन है जब हमारा लीवर प्रॉपर काम नहीं करता है। अमॉन्ग दिस, ये जितनी कंडीशन हमने यहां पढ़ी, क्लोरोफॉर्म वाली, पॉइजन वाली, इसमें वायरल हेपेटाइटिस इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा वायरस की वजह से दिक्कत आती है। ठीक है, डैमेज टू द लिवर एडवर्सली अफेक्ट द बाइलिरुबिन अपटेक, बाइलिरुबिन को ब्लड से लेता था ना, फिर जोड़ करके बाइलिरुबिन डाइग्लूकोनोसाइड बनाता था, उसको वो चीज नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, एंड इट्स कॉन्जुगेशन बाय लिवर सेल, तो ब्लड से लेना और उसका कॉन्जुगेशन ये काम नहीं हो पाता है। ठीक है, कॉजेस ऑलरेडी देख लिया हमने, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है किसी प्रकार का, येलो फीवर, बैक्टीरियल सेप्सिस, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, या ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। अल्कोहल बहुत ज्यादा पी रहा है कोई बंदा, उसको भी हो सकता है। ड्रग्स ले रहे हो, एस्ट्रोजेंस या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लोग कहते हैं साइड इफेक्ट नहीं होते, साइड इफेक्ट होते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से कई बार हो जाता है, कई बार कार्सिनोमा, कैंसर, उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, किसके अंदर था ये, हेपेटिक जॉन्डिस, पहला हीमोलाइटिक जॉन्डिस, ये हेपेटिक, लीवर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो दिमाग में क्या रखना है, वो जो हमने पूरा हीम वाली प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें लीवर वाला पार्ट यहां पे आ गया। ठीक है, ध्यान रखते जाना।
हेपेटिक जॉन्डिस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? यहां पर इंक्रीज लेवल ऑफ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन। भाई जाहिर सी बात है, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन इन द सीरम, सीरम के अंदर दोनों की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो कॉन्जुगेशन भी नहीं कर पा रहा और या जो कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, उसकी मात्रा वो बाहर नहीं निकाल पा रहा, उसको बाइल में नहीं निकाल पा रहा। डार्क कलर यूरिन, यूरिन का कलर डार्क हो जाता है क्योंकि बाइलिरुबिन और यूरोबाइलिनोजेन काफी ज्यादा मात्रा में यूरिन से आने लगता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एलानिन ट्रांसफेरेज एसजीपीटी और एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज एसजीओटी, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और ये दोनों हम लोग उसमें क्या कहते हैं, इनकी एक्टिविटी को और डिटेल में पढ़ेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट में, जो कि आने वाले चैप्टर्स में होगा। ठीक है, आगे देखें क्या है। ओके, रिलीज इनटू सर्कुलेशन ड्यू टू डैमेज हेपेटोसाइट। ठीक है, इनकी जो एक्टिविटी होती है बढ़ जाती है और ये सर्कुलेशन में आ जाते हैं क्योंकि हमारे हेपेटोसाइट्स यानी कि लिवर सेल्स क्या है, डैमेज हो गए हैं। तब पेशेंट्स पास पेल, पेशेंट पास करता है, निकालता है पील, पेल मतलब हल्का पीला, क्ले कलर्ड, क्ले का जो मिट्टी के कलर का स्टूल पॉटी जो होती है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्टर्कोबाइलिन। अब स्टर्कोबाइलिन तो आ ही नहीं रहा है पॉटी में क्योंकि लिवर काम कर नहीं रहा, तो लिवर से आगे पास नहीं हो पा रहा है, तो स्टूल का कलर बदल जाता है। ठीक है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नॉइजिया, जिस इंसान को ये प्रॉब्लम हो जाती है उसे जी मिसलाएगा, एंड्रोक्सिया, भूख भी उसकी मर जाती है। इसीलिए कई बार क्या होता है, जब भी आपको क्या होता है, डॉक्टर कहता है भूख नहीं लग रही, तो लिवर का सिरप देता ज्यादातर, लिवर की प्रॉब्लम होती है भूख ना लगने में ज्यादातर। ट्रीटमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ द लिवर डिजीज, ऑब्वियसली बात है, जो प्रॉब्लम है लिवर की उसको हम ठीक करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द कॉज, कारण क्या है, सच एज एंटीवायरल ड्रग्स फॉर वायरल हेपेटाइटिस, अगर वायरल इंफेक्शन है तो एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल फॉर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अगर ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से मनाही होगी। और मेडिकेशंस फॉर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, अगर ऑटोइम्यून है तो हम लोग ऑटोइम्यून को मतलब इम्यूनिटी को कंट्रोल करेंगे कि बहुत ज्यादा वो एक्ट ना करे लिवर के ऊपर। सपोर्टिव केयर, जो सपोर्ट करेगा, इसमें क्या होगा, इंक्लूड मेंटेनिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन अच्छा करेंगे, और हाइड्रेशन, पानी की मात्रा बॉडी में बना के रखेंगे। लिवर ट्रांसप्लांटेशन, अगर सीरियस कंडीशन आ जाती है, सीवियर कंडीशन हो जाती है, लिवर फेलियर की कंडीशन आ जाती है जो कि एंड स्टेज होता है, तो फिर लिवर का ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। कुछ मेडिकेशन है टू मैनेज सिम्टम्स एंड कॉम्प्लेंस सच एज डायूरेटिक्स फॉर एसाइड्स। कई बार क्या होता है, पेट में ना पानी भर जाता है इसकी वजह से, तो डायूरेटिक्स दी जाती हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी निकलता रहे। और लैक्टुलोज फॉर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, अगर लिवर का साइज बढ़ जाता है तो लैक्टुलोज दिया जाता है। तो ये क्या है, लिवर की प्रॉब्लम आने पे ये कंडीशन होती है। ठीक है, लिवर का प्रॉब्लम हो गया। अब है अगला ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब बाधा, और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, यानी कि लिवर ने सही काम कर दिया, अब जब वो बाइल को निकाल रहा है आगे से, तो जो बाइल निकालने की जो नलियां थी वो ब्लॉक हो गई हैं, या बाइल पहुंच गया गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से जब बाइल निकलने की बारी आती है तो उसकी जो नली है वो ब्लॉक हो गई है, तो इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस कई प्रकार के होते हैं। दिस इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ये क्यों होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा आ गई है, कुछ रुकावट आ गई है इन द बाइल डक्ट, या तो बाइल डक्ट में आ गई है, डक्ट मतलब नली, दैट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ बाइल, जो कि बाइल के पैसेज को यानी कि बाइल के निकलने को रोक रही है, इंटेस्टाइन में जाने से रोक रही है। द ऑब्स्ट्रक्शन मे बी कॉज्ड बाय गॉल स्टोन, जाहिर सी बात है, या ट्यूमर, या तो पित्त की थैली की पथरी हो गई है या कोई ट्यूमर हो गया, गांठ बन गई है जिसकी वजह से वो नहीं निकल पा रहा है। ड्यू टू द ब्लॉकेज इन बाइल डक्ट द कॉन्जुगेट बाइलिरुबिन फ्रॉम द लिवर एंटर्स द सर्कुलेशन। अब होता क्या है, बाइल डक्ट ब्लॉक हो गया है, तो जो कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन है, जो कि लिवर ने तो कॉन्जुगेट कर दिया था, बाइल में निकाल दिया है, अब ये कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन जो है वो जो लिवर से एंटर करता है वो वापस से हमारा सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में आ जाता है। ठीक है, अब क्या क्या इसके कारण होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव के, कुछ कारण हमने यहां देखे। तो पहला है इंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि लिवर से जो पतली पतली नलियां होते हुए गॉल ब्लैडर तक पहुंचाती हैं बाइल को, वहां पर कोई दिक्कत आना। तो यहां पर एक है बिलियरी आर्ट्रेसिया, ब्लॉकेज इन द ट्यूब्स दैट कैरी बाइल फ्रॉम द लिवर टू द गॉल ब्लैडर, उन ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो जाना जो लिवर से बाइल को लेके जाती हैं गॉल ब्लैडर में। दूसरा है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, यानी कि एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये, दैट लीड्स टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट।
ठीक है, यहां पर जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो जो लिवर के अंदर जो बाइल डक्ट है, जो बाइल को गॉल ब्लैडर तक लेके जाते हैं, उन डक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तीसरा है मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ डक्ट, यानी कि मैलिग्नेंट मतलब ट्यूमर्स के जो पार्ट हैं आकर के उन्होंने डक्ट्स को ब्लॉक कर दिया है। क्लियर है? ये इंट्राहेपेटिक लिवर के अंदर, ये है एक्स्ट्रा हेपेटिक लिवर के बाहर। लिवर के बाहर क्या क्या दिक्कत आएगी, यानी कि अब दिक्कत आने वाली है गॉल ब्लैडर में। जो बाइल डक्ट है उसमें गॉल स्टोन आके फंस गया है, कैंसर हो गया है गॉल ब्लैडर का, तो ब्लॉक कर दिया उसने। स्ट्रिक्चर्स नैरो ऑफ द बाइल डक्ट, बाइल डक्ट पतली पड़ गई है, सिकुड़ गई है। कोलेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो गया है बाइल डक्ट का, ठीक है, उसमें कोलेंजाइटिस कहते हैं। कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन, पैदाइशी, कॉन्जेनिटल बचपन से ही दिक्कत है, वो जो डक्ट है वो पतली है या खराब है। पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियास का इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो पैंक्रियाटिक हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है ना कॉमन वाली, वहां पर ब्लॉकेज हो जाता है। प्रेशर ऑन कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम इनलार्ज लिम्फ नोड, जो वहां पे लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ याद होगा अगर थोड़ा बहुत HAP का जो हमने पढ़ा था, लिम्फ नोड्स जो वहां पाए जाते हैं वो कई बार इन्फ्लेमेशन से बढ़ जाते हैं, प्रेशर पड़ता है, बाइल डक्ट पिचक जाती है। ठीक है, तो अगेन हमारा बाइल नहीं निकल पाता है। तो वो जो मैंने स्टार्टिंग में चार्ट बना के समझाया था कि ये बाइलिरुबिन ऐसे ऐसे करके यहाँ से निकलता है, अगर वो चीज आपको क्लियर होगी तो ये चीजें आसानी से समझ में आएंगी। क्लियर है बातें? तो ये हो गया एक्स्ट्रा हेपेटिक, यानी कि हमने कारण पढ़ लिए ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के, ठीक है, रुकावट वाली जॉन्डिस। इसके क्या क्या कैरेक्टर होंगे, तो यहां पर जाहिर सी बात है कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन का मात्रा बढ़ेगा, क्योंकि बाइलिरुबिन कॉन्जुगेट हो चुका था, ठीक है, बट वो आगे निकल नहीं पा रहा है। सीरम अल्कलीन फॉस्फेटेज इज एलिवेटेड एज इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द डैमेज्ड बाइल डक्ट, जो बाइल डक्ट डैमेज हो जाती है उनके द्वारा अल्कलीन फॉस्फेटेज निकाला जाता है, तो इसका लेवल भी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। डार्क कलर यूरिन आएगी क्योंकि बाइलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और क्ले कलर की फीसेस आएंगी, फीसेस का कलर प्रॉपर ब्राउन नहीं होगा क्योंकि एब्सेंस ऑफ स्टर्कोबालिन। अब स्टर्कोबालिन आ ही नहीं रहा है इंटेस्टाइन में, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर से आता था, अब वो आ नहीं रहा है। फीसेस कंटेन एक्सेस फैट, पॉटी में फैट ज्यादा पाया, फैट की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि बाइल ही होता है जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। याद आ रहा है, डाइजेशन में हमने पढ़ा था बाइल जूस निकलता है जो काइलोमाइक्रोन्स वगैरह बनाता था, ठीक है। जब फैट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वो पॉटी के माध्यम से ज्यादा आएगा, तो पॉटी यानी कि फीसेस के अंदर एक्सेस फैट आएगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि फैट का डाइजेशन गड़बड़ हो गया है, एंड एब्जॉर्प्शन इन द एब्सेंस ऑफ बाइल, ठीक है ना। फैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, इंपेयर हो गया है बाइल के गैर मौजूदगी में। द पेशेंट एक्सपीरियंस नॉइजिया और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेन, पेशेंट को जी मिचलाएगा और पेट के आसपास इधर हिस्सों में दर्द हो सकता है। क्या ट्रीटमेंट है इसके? इसके कई सारे ट्रीटमेंट है। सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है, टू रिमूव, अगर गॉल स्टोन है या ट्यूमर है तो सर्जरी करके उसे रिमूव कर दिया जाएगा। फिर है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रिएटोग्राफी टू रिमूव स्टोन्स, प्लेस स्टेंट और टेक बायोप्सीज फ्रॉम द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट पतला हो गया या स्टोन है तो वहां पे स्टोन निकाल करके वहां पे स्टेंट लगा देते हैं कि रास्ता खुल जाए, और जरूरत पड़ती है कैंसर वगैरह है तो वहां से बायोप्सी कर लेते हैं, थोड़ी सी चेक करते हैं। देन परक्यूटेनियस ट्रांस हेपेटिक कोलेंजियोग्राफी फॉर ड्रेनेज और स्टेंटिंग ऑफ बाइल डक्ट। वही ड्रेनेज मतलब उसको खोलेंगे और वहां पे स्टेंट लगा देंगे। मेडिकेशन टू मैनेज सिम्टम्स सच एज इचिंग, जिसे कोलिसिस्ट्रामाइन कहते हैं, एंड पेन रिलीफ, अगर दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है तो उसके रिलीफ के लिए क्या है हमारे पास, मेडिकेशन है, ठीक है। इसी में जो अगली वैरायटी आ रही है हमारे पास, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। नियोनेटल जॉन्डिस, बच्चों में पीलिया, जो कि पहले एक बड़ी मान्यता हुआ करती थी कि है ना, बच्चों माँ का दूध पिलाते थे तो बच्चों को पीलिया बढ़ता था स्टार्टिंग कुछ दिन, तो अच्छा माँ का दूध भी पीला होता है शुरुआत में कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो पहले क्या मान्यता फैला दी गई थी, अरे पीला दूध पिलाने की वजह से हो गया है। तो गांव में मान्यता थी कि स्टार्टिंग के 5-6 दिनों का दूध बच्चे को देते नहीं थे, जो कि बच्चों के लिए काल बन जाता था। आज की डेट में हम सब लोगों को पता है वही पीला दूध बच्चे के लिए वरदान होता है ना। तो बस आओ देखते हैं, फिलहाल वो तो एक अलग बात होगी। तो फिजियोलॉजिकल, यहाँ पे फिजियोलॉजी यानी कि लिवर प्रॉपर काम नहीं करता है, और लिवर के ऊपर थोड़ा लोड ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चा जब आता है तो बहुत सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं। चलिए, मोस्ट इन्फेंट्स लगभग 60% डेवलप विजिबल जॉन्डिस,
जॉन्डिस होती सबको है, 60% में दिख जाती है, पीलापन होता है ड्यू टू एलिवेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन। मैंने कहा था कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड वर्ड बार बार आएगा, ठीक है, ठीक, ओके। कंसंट्रेशन ड्यूरिंग देयर फर्स्ट वीक, इस वाला बाइलिरुबिन जो कि अनकॉन्जुगेटेड है, इसका कंसंट्रेशन पहले हफ्ते में काफी ज्यादा होता है। दिस कॉमन कंडीशन इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नियोनेटल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल क्यों कहा गया? क्योंकि लिवर अपनी फिजियोलॉजी यानी कि वर्किंग प्रॉपर नहीं कर पाता है। बाइलिरुबिन प्रोड्यूस्ड बाय फीटस इज क्लियर्ड बाय द प्लेसेंटा। जो फीटस पेट में जब होता है उस समय जो बाइलिरुबिन बन रहा होता है, 9 महीने खून तो बनने लगता है, तो उसको प्लेसेंटा के माध्यम से मदर के ब्लड में लेके आते हैं, वहां से मदर का लीवर उसको बाहर निकाल देता है। तो वहां तो प्रोसेस चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा अब आ चुका है दुनिया में, तब तो मदर से कॉन्टेक्ट हट गया, अब उसकी बॉडी को खुद को काम करना है। दिस इज कॉमन इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बच्चों में आम बात है ये, ड्यू टू एन इमेच्योर लिवर। लिवर इमेच्योर होता है। तो देखो, आप फार्मासिस्ट हैं, कभी देखते हैं किसी बच्चे को और गांव में कभी ऐसी समस्या आती है तो साफ साफ बोलिए, ठीक है। आजकल विटामिन डी के ड्रॉप्स, ठीक है, वो पिलाए जाते हैं, वो तो कंपलसरी कर दिए गए क्योंकि बच्चों को धूप थोड़ा कम लग पा रही है सर्दियों वर्दियों में या नॉर्मल वजह से भी, प्लस बच्चे को धूप दिखाते रहिए, ठीक है। अगर हाँ उसके बाद भी कंडीशन कंट्रोल नहीं होती तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। दैट इज नॉट येट एफिशिएंट एट प्रोसेसिंग बाइलिरुबिन, ठीक है ना। यानी कह रहे जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उसमें लिवर इमेच्योर होता है, वो बाइलिरुबिन को बहुत अच्छे से प्रोसेस करने में यानी कि उसको बाहर निकालने में सक्षम नहीं होता है। हाउएवर मैनी हेपेटिक फिजियोलॉजिक प्रोसेस आर इनकम्प्लीटली डेवलप्ड एट बर्थ। बल्कि यही नहीं, कई सारी और भी प्रोसेस होती हैं लिवर की जो कि प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती हैं जब बच्चे का जन्म होता है। अब क्या मैकेनिज्म है जॉन्डिस का? मोर बाइलिरुबिन प्रोड्यूस। बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर बाइलिरुबिन की मात्रा ज्यादा बनती है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन होती है छोटी होती है, ऑफ फीटल रेड ब्लड सेल हमारी 120 दिन की होती है, उसकी कम रहती है, तो काफी ज्यादा मात्रा में रेड ब्लड सेल टूटते हैं। द लो कैपेबिलिटी ऑफ एल्ब्यूमिन ऑन अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन ट्रांसपोर्टेशन। जो एल्ब्यूमिन की कैपेबिलिटी होती है वो काफी कम होती है कि वो बाइलिरुबिन से जुड़ करके उसे ट्रांसपोर्ट करके लिवर के पास लेके जाए, वो भी उतना सक्षम नहीं है। एल्ब्यूमिन तो जुड़ा था, ध्यान है, एल्ब्यूमिन बाइलिरुबिन कॉम्प्लेक्स बना था ब्लड में। जिन बच्चों को यहां थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है, यहां पॉज करके तुरंत वो जो मैंने चार्ट पूरा समझाया था उसको लिख करके कॉपी में सामने रखें और फिर वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। द लो कैपेबिलिटी ऑफ हेपेटोसाइट्स फॉर कॉन्जुगेशन ऑफ बाइलिरुबिन। यहां तक कि जो लिवर सेल्स होते हैं उनकी क्षमता भी कम होती है कि जो बाइलिरुबिन लिवर में आ गया है उसके साथ कॉन्जुगेशन बना पाए, उतनी क्षमता नहीं होती है। हाई वर्कलोड ऑफ द हेपेटोएंट्रिक सर्कुलेशन। जो हेपेटोएंट्रिक लिवर का सर्कुलेशन होता है उसका लोड भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब लेस बैक्टीरियल फ्लोरा, यानी कि जो आगे इंटेस्टाइन होता है वहां पे उतना बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से लो कन्वर्जन ऑफ बाइलिरुबिन टू यूरोबाइलिनोजेन। तो बाइलिरुबिन का बहुत ज्यादा मात्रा में यूरोबाइलिनोजेन में कन्वर्जन भी नहीं हो पा रहा है। लो एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में उतनी एंजाइम्स भी नहीं है कि वो 100% उसको कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो ये सारी बच्चे के साथ दिक्कत रहती है, जिसकी वजह से बाइलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है बच्चे के अंदर, और एक नए पैदा हुए बच्चे को 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से नहीं, बच्चा पैदा होता तब तो नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि अभी तो जस्ट प्लेसेंटा जुड़ा हुआ था मदर के साथ। 1 या 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर उसे अगर लिवर ज्यादा दिक्कत होगा तो पीला पीला शरीर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? फोटोथेरेपी। अगर कंडीशन क्लियर नहीं होती तो बच्चों को फोटोथेरेपी है ना, लाइट कंडीशन दी जाती है, यूजिंग लाइट टू ब्रेक डाउन बाइलिरुबिन इन द स्किन। स्किन में जो बाइलिरुबिन होगा इसकी वजह से पीला पीला आ रहा है, उसको स्किन में तोड़ दिया जाता है, फिर वो ब्लड के माध्यम से यूरिन से बाहर निकाल जाता है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन सीवियर केसेस, जहां पे फोटोथेरेपी काम नहीं करती है, फिर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। और फीडिंग, इंकरेजिंग रेगुलर फीडिंग टू प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ बाइलिरुबिन थ्रू स्टूल। पॉटी के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से ज्यादा मात्रा में बाहर निकले, फीडिंग कराई जाती है ज्यादा मात्रा में कि पॉटी बार बार करे बच्चा, ठीक है। इसके अलावा जॉन्डिस की कुछ कॉन्जेनिटल कंडीशंस होती हैं, पैदाइशी जेनेटिक, जिसमें क्रिगलर नज्जर सिंड्रोम है, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम है, रोटर सिंड्रोम है और गिलबर्ट सिंड्रोम है, ठीक है, ठीक है। चलिए फटाफट पानी वानी पी लो, लास्ट टॉपिक है बस, थोड़ा लंबा हो गया, खत्म करना था, ठीक है। वो मेटाबॉलिज्म वाला एब्नॉर्मल वाला था तो एक ही पार्ट में ले लिया, तो पानी वानी ले लो, मुंह पे डाल लो, 5 मिनट ब्रेक ले लो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, कर दिया पॉज, हो गए 5 मिनट, करें स्टार्ट। चलिए
डिसऑर्डर ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया के लिए अगर आप लोगों ने पहले यूरिया साइकिल पढ़ ली है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अमोनिया हमारा यूरिया साइकिल के माध्यम से ही बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो वही एकमात्र जरिया है अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, तो उसी का डिसऑर्डर हो जाता है अगर यूरिया साइकिल में दिक्कत आती है। तो क्या कह रहा है ये, डिजीज रिलेटेड टू द एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया टिपिकली नॉर्मली इन्वॉल्व डिफेक्ट इन द यूरिया साइकिल। हमारी यूरिया साइकिल में अगर दिक्कत आ जाएगी तो फिर अमोनिया डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। विच इज द प्राइमरी पाथवे फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। मेन पाथवे यही है हमारी बॉडी का यूरिया साइकिल, जो अमोनिया को बाहर निकालता है या डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। द मोस्ट नोटेबल कंडीशन इन दिस कैटेगरी आर यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। तो सबसे ज्यादा जो कंडीशन नोट की जाती है तो यूरिया साइकिल में डिसऑर्डर देखे जाते हैं, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं क्योंकि एंजाइम्स इसमें भी काम नहीं करते हैं, इसीलिए जेनेटिक डिसऑर्डर, जब एंजाइम काम ना करें, ठीक है। यूरिया साइकिल याद है, उसमें 5 तरह के एंजाइम काम करते हैं, ठीक है। इवन अ मार्जिनल एलिवेशन ऑफ द ब्लड अमोनिया। तो अमोनिया खतरनाक होता है अगर यूरिया साइकिल प्रॉपर काम नहीं कर रही है और ब्लड के अंदर हमारा अमोनिया लेवल बढ़ रहा है, वेरी हार्मफुल टू द ब्रेन। ब्रेन के लिए दिक्कत है ये। अब ब्रेन गड़बड़ाएगा तो पूरी बॉडी गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। अमोनिया व्हेन इट एक्यूमुलेट इन द बॉडी रिजल्ट्स इन द स्लरिंग ऑफ स्पीच। बॉडी में इसका जब मात्रा बढ़ती है तो जबान लड़खड़ाती है, स्लर करने लगती है, एंड ब्लरिंग ऑफ द विजन, आंखें धुंधलाने लगती हैं, चीजें क्लियर नहीं दिखाई पड़ेंगी, एंड कॉजेस ट्रीमर्स, हाथ पैर कांपेंगे। इट में लीड टू कॉमा, कॉमा भी हो सकता है, फाइनली डेथ, मौत भी हो सकती है अगर ट्रीटमेंट ना कराया जाए। बात समझ में आ रही है, क्लियर है चीजें। तो अमोनिया डेंजर है, नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम हाइपर अमोनेमिया भी कहते हैं, ये वही साइकिल है यूरिया साइकिल, कुछ नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। हाइपर अमोनेमिया क्या है, मेटाबॉलिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द रेज्ड लेवल ऑफ अमोनिया, अमोनिया का बढ़ जाना, ठीक है। ये कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड कंडीशन दोनों हो सकती है, मतलब पैदाइशी भी होती है और एक्वायर्ड में जब लिवर गड़बड़ होगा, क्योंकि ये यूरिया साइकिल हमारे लिवर में होती है, ठीक है। ओके, कॉन्जेनिटल की बात करें पैदाइशी में, तो एलिवेशन इन ब्लड अमोनिया लेवल ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट, यानी कि कुछ एंजाइम्स हमारे काम नहीं करते हैं। आओ देखें, अगर आपको यूरिया साइकिल याद है तो आपको ये 4-5 एंजाइम, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, ये 5 एंजाइम याद कर लेने हैं। इन्हीं 5 एंजाइम में से किसी एंजाइम में यूरिया साइकिल तो याद होगी पुरानी वाली, गुड। तो यही 5 एंजाइम आपको याद कर लेने हैं, ऐसे याद नहीं करने तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। टाइप ऑफ हाइपर अमोनेमिया, हाइपर अमोनेमिया 1 CPS1, इफेक्टिव एंजाइम CPS1, ठीक है, ये रहा CPS1। कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस, ठीक है, CPS1 हो गया। देन हाइपर अमोनेमिया 2 ऑर्थनेस ट्रांस कार्बोमाइलेज, टाइप 2 है तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह टाइप 3 है जिसको हम सिट्यूलिनेमिया भी कहते हैं, तो आर्जिनोसक्सिनेट, इसमें याला आ जाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस याला एंजाइम आ जाएगा। देन हाइपर अमोनिया 4, इसमें आर्जिनोसक्सिनिक एसिडोयूरिया भी कहते हैं, इसमें याला आर्जिनोसक्सिनेस, ये आ गया हमारे पास एंजाइम। देन आर्जिनेस, इसको हम हाइपर आर्जिनेमिया भी कहते हैं, टाइप 5। तो 5 प्रकार के हाइपर अमोनिया, इसमें कोई भी चीज होगी तो हम लोग देख सकते हैं क्या था, हाँ, हमारा जो अमोनिया और बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, इसीलिए इसको हटा दिया गया है। अमोनिया बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर के हमारी साइकिल स्टार्ट होती है। अब कोई भी एंजाइम यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5 डिफेक्ट कर जाएगा तो अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा। सिंपल, ये साइकिल अगर याद है तो एंजाइम पक्का याद कर लेना। 2 टॉपिक यहां से कवर हो जाते हैं हमारा, यूरिया साइकिल एंड दिस अमोनिया डिसऑर्डर, ठीक है, ठीक है। ये जो जितने भी डिसऑर्डर हैं अल्टीमेटली हेपेटिक कॉमा, यानी कि लिवर काम करना बंद करेगा और मेंटल रिटार्डेशन की तरफ हमको बढ़ावा देते हैं या ले जाते हैं। क्लियर है बातें। एक्वायर्ड, यानी कि समय के साथ हमने इसको प्राप्त किया। इसमें क्या होता है, हाइपर अमोनीमिया जो एक्वायर्ड होती है, जब से ज्यादा रीजन होता है हेपेटाइटिस, इसमें कोई लिवर का इन्फेक्शन हो गया वायरस वगैरह का, या अल्कोहलिज्म, दारू बहुत ज्यादा पी रहे हो, ठीक है, वेयर यूरिया सिंथेसिस बिकम डिफेक्टिव, यहाँ पे यूरिया सिंथेसिस हमारी डिफेक्टिव हो जाती है और अमोनिया एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। जर्नल ग्रोथ रिटार्डेशन, हाइपोथर्मिया, पुअर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, हाइपोटोनिया, ये तमाम तरह की, ट्रीमर है, सीजर है, ये सब दिक्कतें जो आंखों में, पेप्लिडेमा, ये तमाम दिक्कतें हमारी इसकी वजह से क्रिएट होती हैं। अब
क्यों ये खतरनाक है ब्रेन के लिए, उसकी बायोकेमिस्ट्री को समझें तो क्या है। अमोनिया का लेवल जब बढ़ेगा तो ग्लूटामेट का लेवल बढ़ता है, ग्लूटामेट का लेवल बढ़ेगा तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो कि इंटरमीडिएट है ट्राइकार्बोक्सिल एसिड साइकिल का, इसका लेवल गिर जाएगा। टीसीए साइकिल में इसका लेवल गिरते ही हमारी टीसीए साइकिल अफेक्ट करेगी और डिस्टर्ब हो जाएगी। टीसीए साइकिल जैसे डिस्टर्ब होगी हमारा एटीपी बनना कम हो जाएगा ब्रेन में। ठीक है, क्लियर। तो इसकी हम बायोकेमिस्ट्री में लिख सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि हम इसे कैसे डायग्नोस करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम लोग क्या करेंगे, ब्लड चेकअप करेंगे, वहां पे अमोनिया का लेवल देखेंगे। 80 माइक्रोमोल पर लीटर इन्फेंट बच्चों के अंदर, अप टू 1 मंथ बच्चों के अंदर इतना होना चाहिए। ठीक है, 50 माइक्रोमोल इन ओल्डर चिल्ड्रन, 1 साल से 5 साल के बच्चों में इतना होना चाहिए, और जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर इतनी मात्रा होनी चाहिए। इससे ज्यादा है तो हाइपर अमोनिमिया कंडीशन क्रिएट हो जाती है। हाउ इज हाइपर अमोनिमिया ट्रीटेड, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक डिफेक्ट था, जेनेटिक वाले को तो फिर मैनेज किया जाएगा, और जो एक्वायर्ड वाला था वह हम डील कर सकते हैं दवाइयों से। ठीक है, द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर अमोनिमिया डिपेंड ऑन पार्टली ऑन व्हाट्स कॉजिंग इट, कुछ हिस्सा इस पर डिपेंड करता है कि किस वजह से हुआ है, सच एज लिवर डिजीज और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी इन अडल्ट और यूरिया साइकिल डिसऑर्डर इन न्यूबॉर्न। तो किसकी वजह से, तो ये देखना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हाइपरअमोनिमिया फोकसेस ऑन डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ अमोनिया एंड कंट्रोलिंग द स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग ब्रेन स्वेलिंग। ठीक है ना, तो इसका मेन फोकस रहता है अमोनिया के लेवल को कम करना, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है उसको कम करना, एंड प्रेशर अराउंड द ब्रेन, इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं उसको कम करना। ठीक है ना, तो ट्रीटमेंट का ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पर्पज से कि डायग्नोसिस और ये क्या है, बट एक चीज बताइए कि क्या हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पॉइंट एक्स्ट्रा उसमें डाल सकते हैं जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। ठीक है, थोड़ा लेंदी था बट खत्म करना था हम लोगों को एक ही पार्ट के अंदर, क्योंकि फिर उसके 2 पार्ट बनते फिर मजा नहीं आता, क्योंकि सब लिंकअप था इसके अंदर। ठीक है, तो सबको पता ही है ऐप के बारे में, माइंड नर्चर ऐप प्ले स्टोर पे। ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है अपना, ये सारे फैसिलिटीज आपको वहां पे मिलती हैं, और इस लेक्चर का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कॉल कर लो। जो बच्चे कॉल करने से घबराते हैं बहुत सारे बच्चे, कई बार आया कि सर कॉल करते डर लगता है, तो डरो मत, व्हाट्सएप कर दो मेरे को। ठीक है, इसी नंबर पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा किस जगह प्रॉब्लम आता है। बाद बाकी ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारी फैसिलिटीज वहां पे ले सकते हैं। ठीक है, एग्जिट एग्जाम भी होने वाला है, तो बेटा तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, और हर चीज का सोल्यूशन रिवीजन है, और पढ़ाई में उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। मतलब जो चीज पढ़ के समझ लिए उसको बार बार रिवाइज कीजिए। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।